हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के स्पेशल सेशन में। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग घर पर बढ़िया हैं और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। देखो, आप सभी के मैंने यूट्यूब पे कमेंट्स देखे थे और आप सभी कह रहे थे कि भैया आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर के लिए वन शॉट रिवीजन लेकर आइए। तो आज आप सभी की डिमांड पर हम एक स्पेशल सेशन ले रहे हैं जिसमें हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे, यानी एक सिंगल लेक्चर के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत मजा आएगा आपको, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत हेल्पफुल आपके लिए ये लेक्चर रहने वाला है। तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, शेयर कर दो। चैनल को जैसे सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस आती रहेंगी तो आपको प्रॉपर एक्टिव रहना है, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर हर कोई ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ होंगी, जो स्लाइड्स रहेंगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएंगी, ठीक है। तो वहां से आप इसे बाद में डाउनलोड करके आराम से और अच्छे से पढ़ सकते हो, ओके। तो अगर बात करें जैसे हम हाइड्रोकार्बन की, तो देखो हाइड्रोकार्बन रहता क्या है। हाइड्रोकार्बन देखो तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है यहाँ पे वर्ड हाइड्रो और दूसरा वर्ड है मेरा कार्बन, है ना। हाइड्रो क्या रहता है, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, है ना। और कार्बन मेरा बेसिकली कार्बन रहता ही है, यानी ऐसे कंपाउंड जो आपके हाइड्रोजन प्लस कार्बन इन दोनों से ही मिलकर बने होते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लाइक जनरल डेफिनेशन ये रहती है, ठीक है। इस चैप्टर में देखो हम क्या क्या चीज देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम एक तो देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में कि हमारे हाइड्रोकार्बन कौन कौन से टाइप के होते हैं, कितने टाइप के हमारे हाइड्रोकार्बन रह सकते हैं, एक तो हम ये चीज देखेंगे। इसके अलावा इसमें हम एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये क्या क्या होता है, इनका जनरल आइडिया पूरा देखेंगे अच्छे से, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्लस इनको कैसे बनाते हैं, इनकी क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इन सबको भी हम प्रॉपर्ली कवर करने वाले, ठीक है। तो काफी मजा आएगा, काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना और प्रॉपर्ली देखोगे ना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाएगी तो आपके हाइड्रोकार्बन्स को मेनली तौर पर हम दो टाइप से हम कैटेगराइज करते हैं। एक तो रहते हैं मेरे एलिफेटिक और एक रहते हैं मेरे एरोमेटिक। यानी कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स नॉर्मली होते हैं दो टाइप के, एक होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं मेरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक को अगेन हम तीन टाइप में बांटते हैं, कौन कौन से। एक तो रहता है मेरा एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। ये मेरे क्या रहता है, ये तीनों ही मेरे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं, ओके। और बात करेंगे बेंजीन का, तो बेंजीन कौन सा रहता है, बेंजीन रहता है मेरा एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हर एक के बारे में हम अच्छे से समझेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन के बारे में, ठीक है। और ये हमारा एक जनरल क्लासिफिकेशन हो जाता है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का, ओके। तो अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे एल्केन्स की। देखो अगर बात करेंगे एल्केन्स की, तो एल्केन्स हमारा सबसे सिंपल टाइप का हमारा हाइड्रोकार्बन रहता है, ठीक है। इसकी बात की जाए तो देखो एल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ओके, एंड दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यानी कि आपके एल्केन्स वो वाले हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं जिनमें जो ओपन चेन हो, सैचुरेटेड हो, प्लस जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो हमारे रहते हैं एल्केन्स, ओके। अगर इनका फॉर्मूले की बात करेंगे तो इनका जनरल फॉर्मूला रहता है CnH2n+2 वेयर n = 1 2 3 4 और अदर नंबर, ओके। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 रखोगे तो आपको अलग अलग टाइप के आपको एल्केन्स मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि n = 1 रखोगे तो आपको मीथेन मिलेगा, n = 2 रखोगे तो आपको इथेन मिलेगा, n = 3 रखोगे तो प्रोपेन मिलता है। तो अलग अलग टाइप के जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले से मिल सकते हैं, ठीक है। देखो एल्केन्स की बात एक बार ध्यान रखना कि एल्केन्स को पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि देखो जो एल्केन्स होते हैं ना, वो नॉर्मल कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं देते आपके एसिड, बेस या कोई भी आपके रिएजेंट होते हैं, है ना, उनके साथ ही नॉर्मल कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, इसलिए इनको पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो एल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि पैराफिन्स किनको कहते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस या बेंजीन को। तो आपको पता होना चाहिए एल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं इनको हम बनाते कैसे, इनके प्रिपरेशन के मेथड क्या क्या है। तो यहाँ पर हम तीन मेथड की हम बात करते हैं। एक तो रहता है मेरा कौन सा, आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, एक बना सकते हैं हम इनके एल्किल हैलाइड से और एक बना सकते हैं इनको कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये तीन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, आप आराम से एल्किन को बना सकते हो। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में जानेंगे, ओके। तो पहले हम बात करेंगे किससे, हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अब देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको पता है कौन से हैं, ये रहते हैं आपके एल्कीन और एल्काइन, है ना, क्योंकि जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां पाया जाता है वो आपके रहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अगर मैं एक अंतर बताऊं, इन देखो सैचुरेटेड में क्या रहता है, हमारे पास एल्केन्स आ रहा है और अनसैचुरेटेड में हमारे पास आता है एल्कीन्स और एल्काइंस। इनमें पता है बहुत ही सिंपल अंतर रहता है, पता है क्या, कि आपके जो सैचुरेटेड होते हैं वहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा रहते हैं, ठीक है, और अनसैचुरेटेड में वहां पर रहते हैं कम। यानी अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हो, तो जैसे अगर बात करेंगे हम सैचुरेटेड में, जैसे हम एल्केन की बात करें, एथेन की, तो एथेन का फॉर्मूला क्या रहता है, एथेन का फॉर्मूला रहता है C2H6, है ना, यानी कि 2 कार्बन और 6 मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर बात करूंगा वहीं पर 2 कार्बन का, अगर मैं बात करूं एल्कीन्स का, तो वहां पर क्या रहेगा मेरे पास, जैसे कि वहां पर रहेगा एथीन, एथीन का फॉर्मूला रहता है C2H4। यानी कि यहाँ पर देखें तो आपके अनसैचुरेटेड जो आपका एथीन है वहां पर आपके पास 4 ही हाइड्रोजन है, और एल्केन में अगर बात करेंगे जो मेरा एथेन था वहां पर मेरे पास 6 हाइड्रोजन।
जब तो कार्बन नंबर इक्वल है लेकिन हाइड्रोजन का नंबर अलग अलग है, तो एल्केन्स में रहते हैं ज्यादा हाइड्रोजन और एल्कीन्स में रहते हैं कम हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पर मैं इन पे हाइड्रोजन का ऐड करवा दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे एल्कीन मिल सकता है। तो यही तरीका रहने वाला है जो आप इस मेथड में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखो क्या होने वाला है, डाइहाइड्रोजन गैस adds on alkenes and alkynes in the presence of a catalyst which are platinum, palladium and nickel to form a alkanes। तो जैसा मैंने बताया हम एल्कीन्स और एल्काइंस पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन का ऐड करवाते हैं, जिससे क्या मिलेगा मुझे, अपना एल्केन्स मिल सकता है। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड करवाने वाले हैं इसलिए इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो नेम याद रखना कि हाइड्रोजनेशन क्या रहता है, एल्कीन्स या एल्काइंस पर हाइड्रोजन का ऐड करवाना, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ओके, अब देखो यहाँ पर इसकी रिएक्शन देखें तो रिएक्शन कैसे होगी, जैसे कि एथीन है ना, तो एथीन पर अगर मैं हाइड्रोजन का ऐड करवाता हूँ किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल जो हमारे कैटलिस्ट है इनकी प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एथीन मिल जाता है। क्योंकि देखो ध्यान दो, यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन एक एक कार्बन पे आ जाएगा, जिससे कि मुझे अपना एल्केन मिल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक एक जनरल आइडिया रहता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आपके जो कैटलिस्ट है इनमें देखो ध्यान दो, जो प्लेटिनम और पैलेडियम है इनका यूज करते हैं हम रूम टेम्परेचर पे, यानी इनका यूज हम कम करने वाले हैं रूम टेम्परेचर पे। ओके, और निकल जो है इसका यूज कब करते हैं, निकल का यूज करते हैं हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन से कैटलिस्ट का यूज हम कब करते हैं, क्योंकि जब आपको रिएक्शन दी जाएंगी ना क्वेश्चंस में, तो वहां पर आपको कैटलिस्ट की कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। अगर टेम्परेचर दिया है रूम टेम्परेचर और आप हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो, तो आप किसका यूज करोगे, आप प्लेटिनम या पैलेडियम का यूज करने वाले हो रूम टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर मतलब आपको हाई दिया हुआ है, ठीक है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो वो रूम टेम्परेचर तो है नहीं, वो क्या, वो एक हाई टेम्परेचर है। तो ऐसी कंडीशन में हम निकल का यूज करने वाले होंगे। ओके, तो रिएक्शंस में आपको ध्यान रखना कि कंडीशन क्या दी हुई है। क्लियर है, तो ये तो होती है हमारी सबसे पहला मेथड, सिंपल मेथड था। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड पे, जो है हमारा एल्किल हैलाइड से बनाने का। और यहाँ पर हम देखेंगे दो मेथड्स, कौन कौन से, एक तो हम देखेंगे जिंक एंड डाइल्यूट HCl से इसकी रिएक्शन करा के, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि वुड्स रिएक्शन, जो कि हमारी एक नेम रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको अच्छे से हम समझेंगे। ओके, तो पहले हम बात करते हैं किससे, अगर रिडक्शन कराते हैं विद जिंक एंड डाइल्यूट जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी कि अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई जाती है तो भी आपको क्या मिलता है, आपको एल्कीन मिल सकता है। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर होता ही है कि जैसे आपका क्लोरोइथेन है, ये क्या है, आपका एक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से, आपके जिंक और HCl में। ठीक है, HCl क्या देता है, HCl में देता है H+ आयन। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस में जब इनका रिडक्शन कराया जाता है ना, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आपका HCl अलग हो जाता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको इथेन आपको मिल जाता है, जो कि आपका एक एल्कीन होता है। तो यहाँ पर जनरल आइडिया ये रहता है कि हमारे जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रिडक्शन कराते हैं जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा और हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाएगा और क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर के आपका अलग हो जाता है, जिससे कि मुझे HCl मिल जाता है और यहाँ पर मुझे एक एथेन मिल जाता है। तो ये इसका एक जनरल आइडिया रहता है। क्लियर है, अच्छा अब हम बात करेंगे, देखो एक और रिएक्शन आप देख सकते हो चाहो तो, जैसे कि हमारे पास क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन है, इसका अगेन हमने रिडक्शन कराया। रिडक्शन क्या रहता है, हाइड्रोजन का ऐड करवाना, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे। एंड देन हमारे पास क्या मिलेगा, हमें प्रोपेन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना रिएक्शन कौन सी हो रही है, रिएक्शन हो रही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, जो है मेरी वुड्स रिएक्शन। अब देखो क्योंकि एक नेम रिएक्शन है तो ध्यान रखना नेम रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि एग्जाम्स में ना डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि भाई डिफाइन वुड्स रिएक्शन। ओके, तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको नेम रिएक्शन अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या रहता है, एल्किल हैलाइड्स का ही यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि एल्किल हैलाइड्स से रिएक्शन दर्शाने वाले हैं। अब कैसे होता है, ध्यान दो, तो एल्किल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन अ ड्राई ईथरऑल कंडीशन, ओके, एंड गिव्स हायर एल्केन्स एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। ओके, यानी हम यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस रिएक्शन के अंदर हम जो हमारे एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम मेटल से और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें मॉइस्चर नहीं चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राई ईथर का यूज करते हैं। ओके, और जब ये रिएक्शन करते हैं तो आपको हायर एल्केन्स मिलते हैं और इसी को हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, अगर इसको रिएक्शन देखें तो एक बार इसकी रिएक्शन देखते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, देखो मेरे पास क्या है, ब्रोमोमीथेन है, ये क्या है मेरे पास CH3Br, ये क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड है ना, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोमोमीथेन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं। देखो ध्यान रखना, नंबर ऑफ एल्किल हैलाइड्स हम यहाँ पे 2 लेते हैं। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल से, ये हमारा सोडियम मेटल, और किसमें, हमारे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्योंकि हमें इस रिएक्शन में बिल्कुल भी वाटर नहीं चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए, और ड्राई ईथर क्या करेगा, वो वाटर हटा देता है। ओके, तो होता ये है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है यहाँ पे। रिएक्शन कुछ ऐसे होती है कि आपके पास इस तरीके से
आपके पास यहाँ पे 2NaBr है ना, तो यहाँ से सोडियम क्या करता है, सोडियम आपका यहाँ से एक ब्रोमीन लेगा और यहाँ से एक ब्रोमीन लेगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे 2NaBr, तो मेरा अलग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक तो CH3 ये वाला था और एक CH3 ये वाला, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक इथेन मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन होती है, यानी सोडियम जो है वो दो हमारे एल्किल हैलाइड से हैलोजन को ले लेता है और हमारे पास केवल एल्काइल ग्रुप बचेगा और वो एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे जिससे मुझे एक एल्केन मिल जाएगा। अब देखो शुरुआत हमने की थी केवल एक सिंगल 1 कार्बन वाले एल्किल हैलाइड से और मिला क्या मुझे 2 कार्बन वाला एक एल्केन मिल गया, यानी हाइयर एल्केन्स मिल गया, ठीक है। तो हाइयर एल्केन्स के लिए हम वुड्स रिएक्शन का यूज करते हैं, क्लियर है। तो ये थी हमारी वुड्स रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है और नेम रिएक्शन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंडीशन याद रखना, सिंपल है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे और ध्यान रखना 2 हमें एल्किल हैलाइड लेने हैं, ओके, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट से जो है हमारा कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो ये तो हमें पता ही है ना कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है, हमारे बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं हमारा सिंगल बॉन्ड COOH, ये जो मेरा ग्रुप होता है इसी को मैं कहता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारा ग्रुप है, ओके। और यहाँ पर 2 तरीके रहते हैं, एक तो रहता है मेरे पास किससे, हीटिंग विद सोडा लाइम, और एक रहता है मेरा कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो देखो अगेन दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी रिएक्शंस रहती हैं, ठीक है। तो इनका हमें अच्छे से हमें क्लियर करना है, ठीक है। तो देखो पहले हम बात करेंगे किससे, हमारे सोडा लाइम से। अब देखो पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि भैया ये सोडिया लाइम होता क्या है, ठीक है। देखो सोडा लाइम बेसिकली आपका रहता है कौन सा, ये आपका कंपाउंड होता है NaOH प्लस CaO, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो मिक्सचर होता है ना इसी को हम कहते हैं सोडा लाइम, ओके। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है वो एक बार देखते हैं, कि जो आपके सोडियम सॉल्ट होते हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स एल्केन्स कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन देखोगे एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखो होता है क्या यहाँ पे, कि हमारे पास जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सोडियम सॉल्ट है, मैंने क्या बताया यहाँ पे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस पर फोकस करो थोड़ा सा, ये क्या है आपका, देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और इस पर देखो सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, और इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम से, तो ये रहा आपका NaOH और ये रहा आपका CaO, ठीक है। तो इन दोनों से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो होता ये है कि यहाँ पर जो CO2 है और वो आपका Na2 और ये आपका रिएक्ट करके आपका Na2CO3 आपका अलग हो जाता है, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पे मीथेन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या था शुरुआत में, हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो मेरे पास था 2 कार्बन वाला, ठीक है। और यहाँ पर हमें मीथेन किसका मिला, एल्केन मुझे मिला केवल 1 कार्बन का, यानी कि 1 कार्बन हमारा अलग हो जाता है। और वो कौन सा है, वो है हमारा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारा जो कंपाउंड होता है, जो हमारा ग्रुप होता है, वहां पर जो COO है वो हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। जो बेसिकली मेरा CO2 है, एक तरीके से सिंपल वे में आप ऐसे भी कह सकते हो, तो वो यहाँ पे अलग हो जाता है, जिससे मुझे केवल एक जो हमारा मेथिल था वो हमारा मेथेन के रूप में हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होने वाली है, क्लियर हो गया, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो सोडियम सॉल्ट होते हैं जब उनकी रिएक्शन आप सोडा लाइम से कराते हो तो आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COO जो ग्रुप है वो आपका अलग हो जाता है और वो आपका Na2CO3 में अलग होता है, प्लस आपको मीथेन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जनरल रिएक्शन यहाँ पर रहती है, ओके। तो ये है हमारी सोडा लाइम के साथ इसकी रिएक्शन, क्लियर हो गया। अब हम बात करें, देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, कि देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका CO2 आपका अलग होने वाला है ना, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ओके। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर CO2 अलग होने वाला है, तो क्योंकि CO2 अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन में अलग होता है ना तो उसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हो, ओके। तो ये नेम आपको ध्यान रखना है कि इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की। अब ये क्या रहता है, देखो यहाँ पर नाम से ही पता चला, यहाँ पर हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइसिस कराने वाले, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे और उसकी वजह से हम क्या करेंगे, अपना जो हाइड्रोकार्बन है, जो हमारा एल्केन है, उसको हम बनाने वाले, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर करते क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स एल्केन containing an even number of carbon atoms at the anode, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये रहता है कि अगेन जैसे हमने पहले क्या लिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने सोडियम सॉल्ट लिया था, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम चाहे तो उसका सोडियम सॉल्ट भी ले सकते हैं या फिर उसका पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हो, ओके। और जब उसका आप कराओगे इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपको एनोड पर आपको क्या मिलते हैं, आपको एल्केन मिलते हैं, और एल्केन मिलते हैं आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन में। कैसे, इसकी देखो रिएक्शन देखते हैं। देखो जैसे कि हमने क्या किया, हमने लिया सोडियम एसिटेट, जो हमने जैसे पहले लिया था सेम सोडियम एसिटेट हमने यहाँ पर भी ले लिया, और यहाँ पर हम लेते हैं आपके 2, यानी इसके 2 हमें मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इसका जब कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो वो तो कराओगे वाटर में ना,
तो यहाँ पर क्या है, देखो ये रहा वाटर आ गया। और जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, यानी कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो क्या रहेगा, तो देखो यहाँ पर हमें अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं। हमें देखो यहाँ पे एल्केन मिलता है, CO2 मिलता है, हाइड्रोजन और NaOH। इस प्रकार से हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर होता है क्या, देखो अगेन जो हमारा COO है, ये तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये तो मेरे CO2 में निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये मुझे 2 CO2 मिल गए, ठीक है। इसके अलावा देखो आपके सोडियम और NaOH वाटर, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, NaOH प्लस आपको हाइड्रोजन गैस आपको अलग मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को प्रॉपर्ली पहले बैलेंस करना, देखो बैलेंस करके आना रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो होता है कि देखो यहाँ पे CH3 था, अब 2 CH3 अगेन है, तो CH3 प्लस CH3 क्या मिलेगा आपका, C2H6 मिल जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, एथेन। ये क्या मेरा इथेन है। और हमें इथेन मिलेगा कहाँ, अब देखो हमें जो हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे, जो हमें कार्बन एटम्स मिलने वाले हैं, वो हमें कहाँ मिलेंगे, वो हमें मिलते हैं एनोड पर, ठीक है। तो आपको पोजीशन ध्यान रखनी है, क्योंकि आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो आपके पास कैथोड और एनोड, दो आपके पास इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, है ना। तो एनोड पर क्या रिलीज होता है, एनोड पर आपको हाइड्रोकार्बन आपको मिलता है, यानी आपको जो एल्केन है वो आपको एनोड पर मिलने वाला है। क्लियर है। तो ये था हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट, और यहीं तक क्या होता है, हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल थे 3 तरीके हमारे, कौन कौन से, एक तो हम बना सकते हैं किससे, हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाया हमने, ठीक है, बहुत सिंपल, हाइड्रोजन का ऐड करा दिया। दूसरा था हमारा किससे, एल्किल हैलाइड से, जहां पर हमने 2 मेथड देखे थे, है ना। और ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने का, जहां पर अगेन हमने 2 मेथड देखे, सोडा लाइम और एक हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर हो गया। तो इस 3 तरीकों से आप बहुत इजी वे में अपने एल्केन्स को बना सकते हो। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं, हमने बना तो लिया, अब बात करेंगे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कि अगर ये होते क्या, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी कैसी रहती है, ये कैसे दिखते हैं, या फिर इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, अगर देखो अगर हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की या डेंसिटी की, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके बढ़ते हैं, तो वहां पर आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है, सिंपल बात है, ठीक है। यानी कि आपको क्या देखना है, आपको बस इतना देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन इंक्रीजेस, और आपकी ये सभी वैल्यू भी क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप जैसे जैसे बढ़ाओगे, आपके पास वहां पर क्या होगा, आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी आपकी बढ़ती चली जाती है, ठीक है, सिंपल तरीका। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्या, कि देखो कार्बन एटम्स बढ़ाने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लॉजिक समझना, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक देने वाला हूँ आपको, कि देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे, तो यानी क्या होने वाला है, मोलर मास यानी हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मेरा इंक्रीज होता है ये यहाँ पे, कि जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट वो क्या रहता है यहाँ पे, वो हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वो ज्यादा अच्छे तरीके से पैक हो पाएगा, ठीक है। देखो हमें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट या फिर हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो डेंसिटी है, वो किस पर डिपेंड करता है, कि हमारे पास उनके बीच में कितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है ना। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहां पर उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या जो डेंसिटी है वो उतनी ज्यादा रहने वाली है ना। अब एल्केन्स के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, वो होता है हमारा कौन सा, वो रहता है मेरा वान डर वाल फोर्स। वो कौन सा रहता है, वो रहता है वान डर वाल फोर्स, है ना, ये हमें देखने को मिलता है ना। तो वान डर वाल फोर्स जितना ज्यादा रहेगा, इट मींस कि वहां पर अट्रैक्शन उतना ज्यादा रहने वाला है। और वान डर वाल फोर्स ज्यादा कब रहता है, जितना ज्यादा हमारे पास क्या रहेगा, आपका मोलर मास रहता है, ठीक है। आपका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा रहता है ना, वहां पर वान डर वाल फोर्सेस आपको उतना ही ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और उस बेसिस पे आप कह सकते हो कि हाँ, आपके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी आपकी बढ़ रही है, ठीक है। पर ध्यान रखना, अगर कभी भी सेम नंबर ऑफ कार्बन हो और वहां पे ब्रांचिंग अगर आ जाए ना, तो ऐसी कंडीशन में आपका इनकी जो वैल्यू है वो आपकी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर वान डर वाल फोर्स आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ब्रांचिंग के केस में। ओके, अगर मैं बात करूंगा सॉल्युबिलिटी का, तो देखो सॉल्युबिलिटी में आप एक चीज जानते हो कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो एक जैसी चीज होते हैं वो एक ही जैसी चीजों में घुलती है ना, ये चीज हमें पता ही है। तो यानी कि जैसे अगर बात करें कार्बनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एल्केन्स हमारा क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट मींस ये वाटर में कम डिसॉल्व होगा, इसके बजाय ये बेंजीन में या कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो मेरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, उनमें ये इजी वे में डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि देखो यानी कि हमारे एल्केन्स जो हमने बना तो लिए, उसके थोड़े बहुत हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लिया। अब ये कौन कौन सी रिएक्शंस को शो करता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम मेनली ये जो 7 हमारी रिएक्शंस है, इन सभी के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कैसी कैसी रिएक्शन रहेंगी एक एक करके हम देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, हैलोजनेशन की। ओके, तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, यानी कि एक का जाना और दूसरे का आना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो एल्केन्स आपका सब्स्टिट्यूशन करते कैसे हैं, तो ये बात हमें थोड़ा समझते हैं। देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हैलोजनेशन की, तो हैलोजनेशन होता कब है, हैलोजनेशन टेक प्लेसेस आइदर एट अ हायर टेम्परेचर लाइक 573 और 773 केल्विन, और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज
सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। यानी कि अगर किसी भी एल्केन की रिएक्शन आप कराते हो हैलोजन के साथ, और क्या कंडीशन है, कंडीशन हमारे पास ये कि या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, 573 केल्विन से लेकर 773 केल्विन तक का टेम्परेचर हो, या फिर हमारे पास रहे सनलाइट या फिर रहे अल्ट्रावायलेट लाइट, इनकी प्रेजेंस में अगर एल्केन कभी भी हैलोजन के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर क्या रहता है, वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी होती है। कैसे देखते हैं एक बार, देखो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, कि हमारे पास मीथेन है, मीथेन की रिएक्शन हमने कराई है क्लोरीन के साथ, क्लियर है। अब क्लोरीन के साथ जब इसकी रिएक्शन करा रहे हो तो पता क्या हो रहा है, सिंपल देखो यहाँ पर क्या एच न्यू, ये क्या है मेरा, ये है मेरा एक अल्ट्रावायलेट लाइट, ओके। और जब यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या होगा, क्लोरीन क्या करेगा, वो एक हाइड्रोजन को लेकर के आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, और एक क्लोरीन इसके हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा, तो यानी कि क्या होने वाला, हमारा सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, ओके। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखो हाइड्रोजन तो आपका क्लोरीन से निकल के आपका HCl अलग हो गया, और प्लस आपको यहाँ पर क्लोरीन आकर के जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहता है, क्लियर है। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि आपके पास जो ये जो मैकेनिज्म होने वाला है ना, वो आपका रहता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और इस वजह से होता है कि ये सब्स्टिट्यूशन होता रहता है, लगातार होता रहेगा, ठीक है। जिस वजह से ये जब तक आपके पास कार्बन पे हाइड्रोजन रहेंगे उतने ही टाइप के आपको क्या प्रोडक्ट भी मिलेंगे। यानी कि जैसे देखो पहले मुझे क्लोरोमीथेन मिला, अब क्लोरोमीथेन अगेन क्या करेगा, आपके क्लोरीन से रिएक्शन करेगा लाइट में, ठीक है। HNU आपके लाइट या सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट जिसका आप कह सकते हो, उसमें ये अगेन रिएक्शन करेगा, और फिर से अगेन एक और हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन लेकर के चले जाएगा, और क्लोरीन फिर से यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा, तो क्या होगा, हमें CH2Cl2 मिलेगा जिसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, और अगेन मुझे HCl मिल जाएगा। अब अभी भी देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो जब तक हाइड्रोजन रहेंगे तब तक क्या रहेगा, आपको ये रिएक्शन होती रहने वाली है, ठीक है। तो यानी कि अगेन क्या हुआ, क्लोरीन ने फिर रिएक्शन करा, क्लोरीन फिर से क्या करेगा, हाइड्रोजन लेकर चले जाएगा, और क्लोरीन यहाँ पर आकर फिर बैठ जाएगा, तो ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और वो नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसका क्या नेम है बेसिकली, ठीक है। तो नेम ध्यान रखना है, क्लोरोफॉर्म इसका नाम रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अगर देखें तो आप। अब क्लोरोफॉर्म अगेन क्या करेगा, फिर रिएक्शन करेगा Cl2 से, अगेन क्या रहेगा, फिर से हमारे पास हाइड्रोजन एक क्लोरीन के पास जाएगा, और क्लोरीन फिर से आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CCl4 मिलेगा जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसे टेट्राक्लोरोमीथेन भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो यानी कि जब हैलोजनेशन होता है एल्केन्स का, तो ऐसी कंडीशन में आपको आपके जो अलग अलग जो आपके हेलो एल्केन्स हैं उनका आपको मिक्सचर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं कि आप केवल ये बनेगा कि क्लोरोमीथेन बना दिया और हो गया, नहीं, इसके अलावा और भी आगे रिएक्शन होगी जिससे कि आपको डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन या टेट्राक्लोरोमीथेन तक आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसे करने वाले इस क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना हैलोजनेशन अगर आ जाए तो आपको पूरा ही लिख करके आना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ तक लिखते हो। अगर सिर्फ पहली रिएक्शन लिखोगे तो वो आधा माना जाएगा, ठीक है, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए पूरा पूरा करना है, ओके। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसकी ध्यान देना कि देखो यहाँ पर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद हैलोजनेशंस इज F2Cl2Br2 एंड देन I2, ठीक है। यानी कि अगर एल्केन सेम रखा जाए और हैलोजन को रखा जाए अलग अलग, क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग हैलोजन हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वहां पर इसका ऑर्डर क्या रहता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, फिर क्लोरीन करेगा, फिर ब्रोमीन, और सबसे धीरे धीरे हमारा आयोडीन यहाँ पे हमारा रिएक्ट करता है, ठीक है। और अगर मान लो हैलोजन को सेम रखूं और एल्केन्स को अगर मैं अलग अलग रखूं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो आपका ऑर्डर क्या रहता है, वो 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री, और फिर मेरा 1 डिग्री यहाँ पे सबसे ज्यादा फास्ट या सबसे स्लो हमारा रिएक्ट करता है, ओके। तो हमें ध्यान रखना है ऑर्डर क्या है, ठीक है। 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर 2 डिग्री, और फिर मेरा 1 डिग्री, ओके। अच्छा देखो, अब इसमें एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लोरिनेशन की बात करेंगे तो अगर यानी फ्लोरीन अगर सब्स्टिट्यूट करता है तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और बात करेंगे आयोडीनेशन की, तो ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है, तो ये आपको पता रखना, ठीक है, कि ये आयोडीनेशन बहुत ही स्लो होता है, रिवर्सिबल भी होता है, प्लस फ्लोरिनेशन बहुत ही ज्यादा एक वायलेंट रिएक्शन होती है, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ओके। अच्छा एक बात तो इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया हैलोजनेशन की जो मैकेनिज्म क्या होती है, हैलोजनेशन होता है आपका विया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, ओके। तो ये यहाँ पर इस मैकेनिज्म से होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये इसका क्या मैकेनिज्म का नेम होता है, और ये आपके रहता है 3 स्टेप में। कौन कौन से, एक स्टेप तो रहता है मेरा इनिशिएशन का स्टेप, दूसरा होता है प्रोपोगेशन का, और तीसरा होता है टर्मिनेशन का। तो ये 3 स्टेप में क्या रहता है, हमारी हैलोजनेशन की रिएक्शन होती है, ओके। तो एक बार ये वाले तीनों पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट, इनको नोट कर लो। तो सभी ने इसको अच्छे तरीके से नोट कर लिया ना कि हमारे पास जो एल्केन का जो हैलोजनेशन है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखो ध्यान रखना,
आपके पास अगर थ्योरेटिकल पूछा जाएगा ना तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट्स से आने वाला है। तो इसलिए हमें पता रखना है अच्छे तरीके से कि हमारे एल्केन्स के हैलोजन हम करा रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है सेकंड नंबर पे, जो हमारी कंबशन रिएक्शन। अब देखो कंबशन तो हमें पता ही क्या होता है। कंबशन में हम यही करते हैं कि हम जैसे आग लगाते हैं ना, सिंपल वे में कहें, सिंपल लैंग्वेज में, तो ये कंबशन यानी कि आग लगाना, यानी आप सिंपली अपना जो एयर है उसकी प्रेजेंस में आप किसी भी कंपाउंड को हीट करते हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन उस कंपाउंड से रिएक्शन करेगा और जैसे कि उसके हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमें पानी मिलता है। ये बेसिक हमारी रिएक्शन रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, बिल्कुल यही रहेगा कि एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर में भी क्या है, मेरे पास डाई ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और जब उनके साथ रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, जैसे कि मुझे CO2 प्लस वाटर मिलता है एंड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये बेसिकली क्या है, हमारी रिएक्शन होती है। ओके, क्लियर है? अब देखो एक एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल से बहुत इजी समझ सकते हो। जैसे कि मेरे पास है मीथेन, मीथेन की रिएक्शन मैंने कराई है O2 के साथ। ठीक है, और O2 क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, है ना, और इससे क्या बनेगा आपका कार्बन, तो आपका बन जाएगा आपका CO2 में बदल जाएगा, और जो हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पर वो आपका बदल जाएगा आपके H2O में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो कि कौन कौन किससे रिएक्ट करने वाला है। देखो ये बात सिंपल है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी जुड़ेगा और ऑक्सीजन कार्बन से भी आकर के जुड़ेगा। तो जो कार्बन है वो तो किसमें कन्वर्ट होगा, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका CO2 में। तो ये जो आपका कार्बन था जो यहाँ पर है, ये तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये तो कन्वर्ट हो गया आपके CO2 में। और आपका जो हाइड्रोजन है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये आपका कन्वर्ट हो गया आपके H2O में। तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है। क्लियर है? प्लस आपको यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी मिलता है। जैसे कि देखो यहाँ पर देखो आपको लिखा हुआ ये, जैसे यहाँ पर क्या हीट लिखी हुई है, ये क्या आपकी एंथैल्पी चेंज है ना, और एंथैल्पी देखो क्या हमारी नेगेटिव लिखी हुई है। और हमें पता है कि एंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव होता है तो वो क्या रहता है, वो हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी कंबशन क्या है, मेरी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसका जनरल फॉर्मूला ध्यान रखो कि देखो द जनरल कंबशन फॉर्मूला इक्वेशन फॉर एन एल्केन इज CnH2n+2। जैसे मेरा एक एल्केन है तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेगा कि ये कंप्लीटली कंबस्ट हो। तो इसके लिए देखो आपको इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि इतने नंबर ऑफ क्या है मेरे पास O2 होने चाहिए, और मेरे पास इतने N मेरे को मिलेंगे CO2 प्लस N+1 मुझे H2O मुझे मिलता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कितने आपको ऑक्सीजन के साथ आपको रिएक्ट करवाना है। ओके, तो ये वाली चीजें को ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पता है इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हो। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि मेरे पास जैसे कोई भी एल्केन दे दिया, ठीक है, जैसे मैथेन दे दिया, एथेन, प्रोपेन, कुछ भी दे दिया, और फिर आपसे ये पूछेंगे कि भाई कितने मुझे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेने चाहिए जिससे कि पूरा कंबशन हो जाए। ओके, और अगर कंबशन होता भी है तो कितने मुझे मोल्स CO2 मिलेंगे या कितने मोल्स मुझे वाटर मिलने वाला है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पर आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, जिससे कि आप डायरेक्टली आपको पता चल जाए कि हाँ भाई इतने मुझे लेने हैं O2, कितना मुझे लेना है H2, ठीक है, या कितना मुझे हाइड्रोजन लेना है। ठीक है, वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाता है। देखो एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जितने नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे हाइड्रोकार्बन में उतने ही मोल्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता भी है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर क्या N कार्बन है ना, तो यानी कि मुझे N नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, मुझे CO2 मिलेगा। ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन जितने भी रहेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना, लेकिन कार्बन के लिए आप डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हो। क्लियर है? ये वाली चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो ध्यान रखना, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एन एल्केन्स with insufficient amount of oxygen or air gives carbon black. Okay, is formed which is used in the manufacture of ink, printers, ink and black pigment and filters. Okay, यानी कि अगर आप एल्केन्स लेते हो और उसका आप इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ अपना एयर लेते हो, यानी कि एयर का जो अमाउंट है वो कम है, यानी प्रॉपर्ली उसे अच्छे तरीके से जला नहीं रहे, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में आप उसे एयर देते हो या डाइऑक्सीजन देते हो, तो ऐसे में क्या मिलेगा, मुझे कार्बन ब्लैक मिलता है, जिसका यूज हम पिगमेंट्स में या इंक में हम करते हैं। ठीक है, और उसकी रिएक्शन कैसे होती है, उसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होती है जैसे कि मीथेन है, मीथेन की रिएक्शन करा रहा हूं O2 से, लेकिन यह है मेरा कौन सा, एक इनकम्प्लीट कंबशन यहाँ पे होने वाला है, यानी कि प्रॉपर तरीके से कंबशन नहीं होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा कार्बन सॉलिड मिलेगा, जिसे हम कार्बन ब्लैक कहते हैं। ठीक है, और इसका हम यूज करेंगे किसमें, इंक में या फिर पिगमेंट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि O2 आप कितना दे रहे हो, अगर अच्छी अमाउंट में O2 अगर दे रहे हो तो प्रॉपर्ली कंबशन होगा और फिर आपको CO2 और आपको वाटर मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर इनसफिशिएंट अमाउंट दी गई है O2 की, ऑक्सीजन की, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कार्बन ब्लैक मिलता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कार्बन ब्लैक आप ऐसे भी मान सकते हो जैसे कि आप कोयला, जैसे हमारा कॉल होता है ना, वो क्या रहता है, वो मेरा कार्बन ब्लैक ही तो है, क्योंकि वहां पर उसको हमने अच्छे तरीके से नहीं जलाया है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कोल मिलेगा। ओके, ये वाली चीज है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, जो है मेरी कौन सी, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये क्या रहता है, देखो ये आपका एक तरीके से कंबशन ही है, लेकिन थोड़ा अलग वे में। कैसे, देखो कंबशन में और कंट्रोल ऑक्सीडेशन में एक कॉमन चीज भी है, कुछ डिफरेंस भी है। क्या, कि कंबशन में तो हम प्रॉपर्ली इसको जला रहे हैं, प्रॉपर्ली ऑक्सीजन दिए ही जा रहे हैं, जिससे कि वो क्या करेगा,
वो जल रहा है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो देने वाले हैं लेकिन थोड़ा कंट्रोल वे में, जिससे कि हमारा हाइड्रोकार्बन जले भी नहीं और मुझे कुछ नए कंपाउंड्स मिल जाए, तो वो हमारा रहता है कंट्रोल ऑक्सीडेशन। ओके, अब देखो यहाँ पर होना वाला क्या है, एल्केन्स ऑन हीटिंग with regulated supply of dioxin or air at high pressure and in the presence of suitable catalyst gives variety of oxidate product। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम चीज है लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल में, यानी यहाँ पर हम कैटलिस्ट देते हैं, प्रेशर हाई रखते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, वो भी रेगुलेटेड सप्लाई में, एक फिक्स सप्लाई में, कि ऐसा नहीं कि पूरा जल भी जाए, ये भी नहीं चाहिए, पर हमें नए कंपाउंड्स मिल जाए। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे इसका प्रोसेस रहता है। अब देखो जैसे कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि मीथेन हुआ, मीथेन की रिएक्शन में करा रहा हूँ O2 के साथ, ठीक है। अगर कंबशन होता तो मुझे CO2 मिलता, लेकिन यहाँ पे कंबशन नहीं होने वाला। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं कैटलिस्ट, कॉपर ले रहे हैं, 523 केल्विन का टेम्परेचर रखने वाले हैं, प्लस 100 ATM का प्रेशर रख रहे हैं। अब देखो 100 ATM में नहीं, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर है, और जब ऐसे में रिएक्शन होगा तो आपको मिलता है मीथेनॉल, CH3OH। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया और हमें क्या मिला, हमें मीथेनॉल मिल गया। तो ये क्या होगा, मेरा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हमने कराया है अपने एल्केन का, जिससे कि मुझे मीथेनॉल मिलेगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में करते तो क्या होता, तो हमें मिलता CO2 + H2O। लेकिन अगर मेरे पास है कैटलिस्ट तो मुझे क्या मिलेगा, अगर सही कैटलिस्ट लगाओगे तो मुझे अलग अलग प्रकार के मुझे कंपाउंड्स मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे क्या मिला, मीथेनॉल मिला। यहाँ पर और भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि मीथेन है, अगेन O2 से रिएक्शन कराएंगे, लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट मैंने चेंज कर दिया। क्या किया मैंने, MO2O3, ये मेरा कैटलिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा मीथेनॉल + H2O मिलेगा। यानी यहाँ पे हमने अगेन इसका ऑक्सीडेशन कराया है और मुझे एक दूसरा कंपाउंड मिल गया, लेकिन कैटलिस्ट चेंज करने पे। ओके, इसी प्रकार से और भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका एथेन है, एथेन की रिएक्शन कराएंगे O2 से, किससे, आपका जो मैंगनीज एसीटेट है, यहाँ पर जब से आप हीट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, एथेनोइक अम्ल भी आपको मिल सकता है। ओके, तो एथेनोइक एसिड आपको क्या यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अब देखो एक बात ध्यान रखना, ऑर्डिनरी एल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नॉर्मल कंडीशन में, तो हमने क्या पढ़ा था कि एल्केन्स रिएक्शन नहीं करते, तो नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं करने वाले, वो ऑक्सीडेशन नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, जब आप हीट दे रहे हो, है ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इसके अलावा प्रेशर बढ़ा रहे हो, कैटलिस्ट दे रहे हो, तब जाके वो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा देखो ध्यान रखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कि एल्केन्स हैविंग टर्शियरी हाइड्रोजन एटम्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बाय पोटेशियम परमैंगनेट। यानी कि अगर एल्केन्स की बात करेंगे तो एक तरीका और है जिससे आप इसे ऑक्सीडेशन कर सकते हो नॉर्मल कंडीशन में भी। पता है कब, अगर वहां पर आपके पास हो टर्शियरी, आपके पास हाइड्रोजन हो, अगर आपके पास रहता है एल्केन्स में, तो वो पोटेशियम परमैंगनेट की भी है, तब भी ऑक्सीडेशन कर सकता है और आपको क्या मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा। कैसे, रिएक्शन देखो, जैसे कि ये क्या मेरा 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये क्या मेरा, ये 3 डिग्री एल्कीन है, तो यहाँ पर क्या मेरे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन रहेगा, तो ये क्या करेगा, KMnO4 क्या एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में भी इससे रिएक्शन करवाएगा और इसका करेगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा, ये बनाएगा एक अल्कोहल। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, OH के नाम, और OH अगर कहीं भी आ जाए तो ये क्या रहता है, ये मेरा एक अल्कोहल होता है। तो ये अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, तो एक्सेप्शन टाइप मान सकते हो, काफी अच्छी है, इसको नोट जरूर कर लो। ओके, ठीक है, इस वाले पार्ट को आपने नोट कर लिया, सिंपल पार्ट है, इजी है। तो ध्यान रखना कंबशन और कंट्रोल ऑक्सीडेशन में डिफरेंस क्या है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे हमारे आइसोमेरिज्म की। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बड़ा अमाउंट में एक हायर नंबर वाला क्या रहेगा, एक एल्केन रहेगा, और उसमें हम कुछ कैटलिस्ट का यूज करेंगे जिससे कि हम उसे उसके आइसोमर्स में चेंज करेंगे, और वो प्रोसेस क्या है, वही मेरा रहता है, आइसोमेरिज्म रहता है। तो क्या हमारी कंडीशन है यहाँ पे, देखो एक बार, कि एन एल्केन यानी कि एक नॉर्मल एल्केन, यानी एक सिंपल सीधी जो हमारी चेन रहती है, वहां वाला एक वैसा एक एल्केन लेंगे और उसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। यानी कि मेरा एनाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम जो क्लोराइड होता है, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आइसोमराइज टू ब्रांच चेन एल्केन। यानी कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा नॉर्मल एल्केन होता है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे, एनाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड से प्लस हमारे हाइड्रोजन क्लोराइड से, जिससे क्या मिलेगा, मुझे आइसोमर्स मिलते हैं। तो कैसे होगा, एक रिएक्शन हम देखते हैं आराम से। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मेरे पास क्या है, एन हेक्सेन, एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाला मेरे पास क्या है, हेक्सेन है, ओके, और उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, एनाइड्रस ElCl3 + HCl से। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें आइसोमर्स मिलेंगे इसके अलग अलग, जैसे कि हमारे पास इस प्रकार से एक आइसोमर ऐसे मिल सकता है, या फिर मुझे एक आइसोमर ये भी मिल सकता है। तो यानी कि यहाँ पे आइसोमर्स मुझे मिलाने हैं, अगर मुझे कभी भी चाहिए कि रिएक्शन मुझे आइसोमर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस कंडीशन का यूज करते हैं। किसी भी एल्केन की रिएक्शन आप एनाइड्रस AlCl3 + HCl से करा देना, तो क्या मिलेगा आपको, उसके अलग अलग आइसोमर्स मिल सकते हैं। क्लियर है, सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एरोमेटाइजेशन से।
यानी कि यहाँ पर एल्केन्स को हम किस में बदल रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में बदलने वाले हैं। तो वो क्या रहता है मेरा कि एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर होता है क्या, देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है कि एन एल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स और हीटिंग एट 773 Kelvin 10 to 20 atm pressure in the presence of oxides of vanadium, molybdenum and chromium supported over alumina get dehydrogenated and gives cyclized to benzene and its homologous। यानी कि इस रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमारे एल्केन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रिक्ट कंडीशन रहती है हमारे पास, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है। ओके, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर अगर होता है मेरे पास 773 केल्विन का, प्रेशर रहता है 10 to 20 atm प्रेशर, प्लस मेरे पास कैटलाइज भी रहने वाले हैं। कौन कौन से, वहां पर या तो हमारे पास वेनेडियम रहेगा, मोलिब्डेनम रहेगा या फिर मेरे पास रहेगा क्रोमियम, और उनकी प्रेजेंस में जब एल्यूमिना भी साथ में हो तब जाके यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और डीहाइड्रोजन के via हमें क्या मिलेगा, हमें बेंजीन मिल जाता है या फिर उसके होमोलोगस भी मिल सकते हैं। और इसी को हम बोलते हैं क्या, अपना एरोमेटाइजेशन या फिर से रीफॉर्मिंग भी से कहा जाता है। ओके, तो रिएक्शन कैसी है, एक बार मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें देखो क्या यहाँ पर देखो क्या मेरे पास एक हेक्सेन है, ये क्या है मेरे पास एक हेक्सेन, और हेक्सेन की रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, क्रोमियम का ऑक्साइड है, वेनेडियम का ऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम का ऑक्साइड। ठीक है, और इन द टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन एंड द प्रेशर इज 10 to 20 atm प्रेशर एंड दैट विल गिव बेंजीन। और हमें क्या मिला है, यहाँ पे बेंजीन मिला है। ठीक है, तो बेंजीन क्योंकि हमें यहाँ पे मिलने वाला है, तो हुआ क्या, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड मिल गया ना, यानी हमने एक एल्केन से हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड को बना दिए। तो यही क्या है मेरा, एक एरोमेटाइजेशन है, और इसको हम रीफॉर्मिंग भी कहते हैं। ओके, सिंपल चीज है। तो देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज रीफॉर्मिंग और व्हाट इज एरोमेटाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि एरोमेटाइजेशन क्या होता है या फिर रीफॉर्मिंग क्या होता है। क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो है हमारी रिएक्शन विद स्टीम, यानी अगर एल्केन्स की रिएक्शन स्टीम से कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, स्टीम बेसिकली हमारा वाटर रहता है लेकिन इन द गैस फेज। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एट 1273 Kelvin in the presence of nickel and we will get carbon monoxide and dihydrogen। यानी कि अगर जो मीथेन है हमारा, उसकी रिएक्शन का कराते हैं स्टीम के साथ, ये क्या मेरा स्टीम है, और स्टीम के साथ कराते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मुझे हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। ओके, तो ये हमारा बेसिकली मेथड रहता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस मिल रही है इसका यूज हम करते हैं एक्चुअल में इंडस्ट्री लेवल पे, कि अगर मुझे इंडस्ट्री लेवल पे जब हाइड्रोजन गैस बनानी होती है ना, तो आप इसी चीज का यूज करते हो। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर इंडस्ट्री लेवल पे हाइड्रोजन गैस बनाना तो कैसे बनाओगे, मीथेन की रिएक्शन करा दोगे स्टीम से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड टेम्परेचर विल बी 1273 Kelvin, यानी 1273 Kelvin एंड यू विल गेट डाइहाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इंडस्ट्री लेवल पे इस तरीके से हम डाइहाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है पायरोलाइसिस। अब ये क्या रहता है, देखो पायरोलाइसिस ये रहता है कि हमारे पास जो हायर एल्केन्स होते हैं उनको हम हीट करते हैं, और हीट करने से वो क्या करेंगे, वो टूट जाएंगे, और टूट करके क्या बनाएंगे, स्मॉलर एल्केन्स बनाएंगे या फिर एल्कीन्स बनाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं पायरोलाइसिस, और इसको क्रैकिंग के नेम से भी हम जानते हैं, क्रैकिंग या फिर पायरोलाइसिस। ओके, तो यहाँ पर देखो रिएक्शन क्या है हमारी, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। हमारे पास जैसे क्या है, हेक्सेन है, टेम्परेचर हमने लिया काफी हाई टेम्परेचर 773 Kelvin का, जैसे क्या मैंने मुझे आपको नॉर्मली हेक्सीन भी मिल सकता है, या फिर आपको क्या मतलब ब्यूटीन या और आपको एथेन भी मिल सकता है, तो ऐसा मिक्सचर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं पायरोलाइसिस या फिर जैसे क्रैकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही नाम ध्यान रखना है, पायरोलाइसिस क्या है या क्रैकिंग क्या है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको कुछ भी बोल सकता है, डिफाइन पायरोलाइसिस या डिफाइन क्रैकिंग, तो आपको पता होना चाहिए दोनों ही वर्ड्स क्या है, और अब ये सिंपल रिएक्शन भी आप लिख सकते हो। क्लियर है। तो ये था हमारा पायरोलाइसिस वाला पार्ट। ठीक है, तो एक बार इसको भी नोट कर लो। ओके, तो आपने ये वाली रिएक्शन नोट कर लिया कि पायरोलाइसिस क्या होता है। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, वो और देखते हैं। पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, देखो पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन्स इज बिलीव टू बी अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी जो पायरोलाइसिस जो होता है, जो रिएक्शन हमारी होती है, वो कहीं ना कहीं एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। ओके, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि मैकेनिज्म कौन सा है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। उसके अलावा क्या है, जैसे कि देखो प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलाइसिस। ठीक है, यानी कि जब हम ऑयल गैस बनाते हैं या फिर जो पेट्रोल गैस है जब उसे बनाया जाता है, तो वहां पर भी पायरोलाइसिस जो प्रिंसिपल है यहाँ पे उसी का यूज करते हैं, यानी कि जो हायर एल्केन्स है उनको हम डिकम्पोज करते हैं, जिससे कि हमें क्या मिलता है, स्मॉलर एल्केन्स मिलते हैं जो हमारे पेट्रोल रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बात करेंगे डोडिकेन की, डोडिकेन क्या रहता है, कोई 12 कार्बन वाला एक क्या रहता है, एल्केन रहता है। ओके, और वहां पर क्या रहता है, वहां पर आप उसमें रहता है वो कैरोसिन में, और ऑन हीटिंग to 973 Kelvin in the presence of platinum, palladium और nickel gives a mixture of heptane and pentane। ओके, तो ये हमारा तरीका रहता है
कैसे, रिएक्शन एक बार देखो। जैसे यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जैसे मेरे पास क्या डूडिकेन है, जो मेरा क्या है C12H26, ये क्या है मेरा, ये मेरा 12 कार्बन वाला एक कार्बन हो गया, एक एल्केन हो गया। और यहाँ पर निकिल प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में 973 केल्विन जो कि हाई टेम्परेचर है, वहां पर क्या करेंगे, इसको डीकम्पोज करते हैं, जिससे कि मुझे हेप्टेन मिलता है, पेंटेन मिलता है और कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी मुझे मिल सकते हैं। तो इस तरीके से क्या मिलेगा, हम अपना अपना पेट्रोल को बना सकते हैं। ठीक है, पेट्रोल या फिर हमारा जो केरोसिन है, अगर से बनाना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारा केरोसिन था और इससे मैंने पेट्रोल गैस या फिर मैंने ऑयल गैस को बना लिया। ओके, तो ये सिंपल इसका मेथड रहता है। क्लियर हो गया। और इसी के साथ हमारा जो एल्केन वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। यानी हमारा जो रिएक्शन वाला पार्ट है ना, कि एल्केन्स हमारी कौन कौन सी रिएक्शन दर्शाते हैं, वो सारे की सारी रिएक्शन हमने देख लिए। क्लियर है। तो पायलोसिस थी हमारी 7 नंबर की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया 7 रिएक्शन होती है, टोटल 7 रिएक्शन है और 7 की 7 रिएक्शन हमने कर भी ली। क्लियर है। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में एल्केन के, जो है मेरा कन्फर्मेशन। अब ये क्या रहता है कि कन्फर्मेशन क्या होते हैं। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना अच्छे से। देखो क्या है इसमें, कन्फर्मेशंस आर द infinite number of arrangements of atom space that occurs due to the rotation of the carbon carbon single bond। देखो हम जानते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो वो जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड एल्केन्स कैसे रोटेट कर सकते हैं, लगाते हैं इस तरीके से, जिससे क्या होगा, हमें अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। ओके, और इसी को हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म भी इसको कहा जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आउट ऑफ द डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, 2 मेन स्टेबल कन्फर्मेशंस आर स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस एंड एक्लिप्स कन्फर्मेशंस। यानी कि अगर आपको बात करेंगे कन्फर्मेशंस की, तो देखो वैसे तो आपके बहुत सारे आपके कन्फर्मर्स बन सकते हैं ना, रोटेशन करोगे तो इनफाइनाइट आपको क्या मिल सकता है, कन्फर्मर्स मिल सकते हैं। लेकिन वहां पर 2 कन्फर्मर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हैं। कौन कौन से, एक तो रहता है स्टैगर्ड और एक रहता है आपका एक्लिप्स। तो इन 2 पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो बात ये कि दिखते कैसे हैं, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके रहते हैं। एक तो रहता है मेरे पास कौन सा, सोहर्स प्रोजेक्शन, और एक रहता है मेरे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन। इन 2 की मदद से आप कन्फर्मर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर बात करेंगे सोहर्स की, तो सोहर्स रहता है बेसिकली आपका साइड व्यू। ठीक है, और न्यूमैन रहता है आपका फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी सोहर्स में क्या रहता है, सोहर्स रहता है आपका साइड व्यू, साइड व्यू, जो साइड व्यू रहता है ना वो आपका रहता है सोहर्स में। ठीक है, और न्यूमैन में रहता है आपका फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। यानी कि यहां पर आप क्या कर रहे हो, सामने से देख रहे हो न्यूमैन में, तो और सोहर्स में देखते हो साइड से। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि S फॉर सोहर्स और S फॉर साइड व्यू। ठीक है, तो ऐसे याद कर लोगे, इजी वे में याद जाएगा। तो यहाँ पर जैसे एथेन है, अब एथेन को मैं देख रहा हूँ साइड से। ठीक है, तो उसको मैं कहूंगा कि वो सोहर्स प्रोजेक्शन है। और न्यूमैन में क्या होता है, हम सामने से, एकदम जस्ट आमने सामने से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या रहता है, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो आप देखो स्टैगर्ड में क्या रहता है, स्टैगर्ड में बेसिकली ये रहता है कि आपके पास जो हाइड्रोजन रहते हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, काफी ज्यादा स्टेबल रह जाता है। और एक्लिप्स में क्या रहता है, दोनों हाइड्रोजन आगे और पीछे के कार्बन के एकदम आपके जस्ट आमने सामने आते हैं, तो ये आपका रिलेटिवली कम स्टेबल रहता है। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए स्टैगर्ड में और एक्लिप्स में ज्यादा स्टेबल कौन रहता है, वो कौन सा है, वो हमारा स्टैगर्ड रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस रहती है, मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम डिस्टेंस, दैट्स व्हाई मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, एंगल ऑफ रोटेशन क्या रहता है या एंगल ऑफ टॉर्शन क्या रहता है या डायहेड्रल एंगल क्या होता है, तो वो रहता है बेसिकली कि आपके जो भी आपकी कन्फर्मर्स रहते हैं, एक्लिप्स हो चाहे वो स्टैगर्ड हो, तो वहां पर उनके जो हाइड्रोजन रहते हैं उनके बीच का जो एंगल रहता है ना, उसी को हम कहते हैं आपका डायहेड्रल एंगल। ओके, क्लियर है। तो एक बार इस वाले पार्ट को थोड़ा सा नोट कर लो आप अच्छे तरीके से। तो बच्चे ये वाला पार्ट हमने नोट कर लिया अच्छे तरीके से कि हमारे कन्फर्मेशंस क्या क्या होते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे होते हैं 2 टाइप के रिप्रेजेंटेशन, एक है सोहर्स और एक है मेरा कौन सा, न्यूमैन। क्लियर है। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे हमारे एल्कीन की। तो एल्केन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कि एल्कीन क्या होते हैं। अब देखो ये तो मैं पता ही है एल्कीन क्या है बेसिकली, कि एल्कीन होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना, जिनमें क्या रहता है एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड आपको पाया जाता है। ठीक है, यानी जहां पर एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हो प्लस जो अनसैचुरेटेड हो, वो बेसिकली क्या मेरा एल्कीन होता है। इनका फॉर्मूला क्या रहता है, इनका जनरल फॉर्मूला रहता है CnH2n। ठीक है, ये क्या रहता है इसका जनरल फॉर्मूला, और वेयर n = 2 3 4 5 6। ओके, इस तरीके से। अब ध्यान रखना यहाँ पर कोई ये नहीं पूछ रहा कि n = 1 क्यों नहीं है भैया। अब देखो n = 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक डबल बॉन्ड एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में बनता है ना, तो इसलिए n की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 2 होती है, 1 कभी नहीं होती। ओके, क्लियर है। अब देखो एल्कीन्स का भी एक दूसरा नाम होता है, एल्कीन्स को आप ओलेफिन्स के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ओलेफिन्स मतलब जो ऑयल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या रहते हैं, एल्कीन्स होते हैं। क्योंकि अगर सबसे पहले बात करेंगे, जैसे सबसे पहले वाला जो एल्कीन था वो कौन सा मेरा, इथीन। इथीन क्या है मेरा, C2H4। ये जब बना था ना, ये पता कैसे बना था, वाज फाउंड टू फॉर्म एन ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन।
यानी अगर एथीन की रिएक्शन जब हमने कराई थी क्लोरीन के साथ तो मुझे एक ऑयली लिक्विड बना था और उसी बेसिस पे बोला गया कि ये ऑयल फॉर्म्स करते हैं, इसलिए इनको ऑलिफिन्स भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये थी हमारी बात थोड़ी सी एल्कीन के लिए। अब बात वही करेंगे कि इसको बनाते कैसे। तो देखो इसको बनाने के हम 4 तरीके देखेंगे। एक तो मेरा एल्केन से, आप एल्काइन से बना सकते हो, एक हम बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड से, एक हम बनाने वाले आपके विजिनल डाइहैलाइड से और एक बनाएंगे हम एल्कोहल से। तो ये 4 तरीके होंगे जिनसे हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, एल्कीन बना रहे हो इसका मतलब क्या है, हमें क्या चाहिए, हमारे पास मेन ये है कि फॉर्मेशन हम किसका करने वाले हैं, डबल बॉन्ड का। यानी हम कहीं ना कहीं आपके पास डबल बॉन्ड हर रिएक्शन में बनाने वाले, है ना। अब वो कैसे बनाएंगे वो देखने की चीज रहेगी, लेकिन मेन टास्क क्या है हमारा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लेकर के आना है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना और इसके अकॉर्डिंग सारी रिएक्शन हमारी चलने वाली है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किससे, एल्काइन से। अब देखो एल्काइन हमें पता है कि एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड को अगर डबल बॉन्ड में बदलना है तो क्या करोगे, हाइड्रोजन का ऐड कर देंगे, है ना। जैसे हमने एल्केन के लिए किया था, एल्केन में हमने क्या किया था, एल्कीन और एल्काइन में हाइड्रोजन ऐड किया था, जिससे कि मुझे क्या मिला था, अपना एल्केन मिल रहा था, है ना। यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन की अगर बात की जाएगी तो एल्काइन में क्या रहता है, और भी कम हाइड्रोजन रहते हैं ना, तो वहां पर हम और हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो मुझे एल्कीन भी मिल जाएगा। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे कि एल्काइंस और पार्शियल रिडक्शन विद अ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस गिव्स एल्कीन। यानी देखो हमें ये नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन नहीं देना, क्योंकि एल्काइन को भी अगर हाइड्रोजन दोगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वो क्या बनेगा, वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे एल्केन नहीं चाहिए, यानी देखो एल्काइन, एल्कीन और एल्केन। तो एल्काइन को अगर बहुत हाइड्रोजन दोगे तो क्या देखो, वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, एल्काइन से केवल एल्कीन तक चाहिए, बस यहाँ पर आके रुक जाए। तो मतलब हमें बहुत ही कैलकुलेटेड अमाउंट में हाइड्रोजन गैस देनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाली है, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है कि ये मेरा क्या एथाइन है जो कि मेरा एक एल्काइन है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन तो क्या जुड़ेगा, इधर चढ़ जाएगा और एक हाइड्रोजन मेरा इस वाले कार्बन पे आकर के जुड़ जाएगा, है ना। और इससे क्या बनेगा, पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम कराने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे में आपको मिलता है एथीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, अपना एल्कीन को बना सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर इनकी जगह पर मान लो निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम होते जो हमने कहाँ यूज किए थे, हमने एल्केन में, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे और फर्दर रिडक्शन होता और फिर मुझे क्या मिलता, मुझे तब लास्ट में एल्केन मिलता, यानी कि एथेन मिल जाता। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंडीशंस को ध्यान रखना। ठीक है, कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने प्रोडक्ट्स को बना सकते हो। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। क्या देखो, पार्शियली डीएक्टिवेटेड जो हमारा पैलेडाइज्ड चारकोल होता है इज नोन एज लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जो कैटलिस्ट अभी हमने यूज में लिया था, ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं, पैलेडियम था प्लस मेरे पास था कार्बन था, है ना। तो ये जो कंपाउंड होता है, ये जो हमारा ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट को कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एल्कीन्स मिलता है वो मुझे सिस ज्योमेट्री में मिलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि एल्कीन्स आपको देखो सिस और ट्रांस दो प्रकार के आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं लेता हूँ पैलेडियम के साथ कार्बन लेता हूँ तो मुझे जो एल्कीन मिलेगा वो मुझे सिस ज्योमेट्री में मिलता है। और सिस क्या रहता है, सिस रहता है बेसिकली जहां पर सेम ग्रुप सेम साइड हो, वो आपके क्या रहता है, सिस रहता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन का ऐड हुआ, हमारे पास क्या था, ये मेरा था एल्काइन, है ना। यहाँ पे क्या ट्रिपल बॉन्ड, इससे एक एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ा, एक एल्काइल ग्रुप इससे जुड़ा है। अब हाइड्रोजन जब ऐड करोगे तो वो आपका जुड़ेगा सिस ज्योमेट्री में, यानी कि दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड होंगे, या तो एक ही साइड नीचे हो या फिर एक ही साइड रहे ऊपर। ठीक है, कहीं भी रख लो, या तो ऊपर की तरफ जोड़ दो या नीचे की तरफ जोड़ दो, बात एक ही है, लेकिन रहेगा आपका क्या, सेम ज्योमेट्री में। ठीक है, सिस ज्योमेट्री आपको मिलेगी, यानी सेम साइड में वो रहने वाले हैं। सिस का मतलब क्या है, सेम साइड, सेम साइड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये रहेगा आपका सिस एल्कीन का तरीका। लेकिन अगर मान लो मुझे बनाना हो ट्रांस, तब क्या करोगे, तो उसके लिए अलग तरीका रहता है। ट्रांस में क्या करते हैं कि अगर एल्काइंस ऑन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया दैट विल गिव ट्रांस एल्कीन्स। ठीक है, यानी अगर एल्काइन की रिएक्शन हम किससे कराने वाले हैं, एल्काइन की रिएक्शन कराएंगे सोडियम से, विच इज डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, यानी लिक्विड अमोनिया में ये सोडियम डिसॉल्व है, और उस कंडीशन में आप क्या कराते हो, इसकी रिएक्शन कराते हो एल्काइन से। अब क्या होगा, देखो हाइड्रोजन तो ऐड होने वाला है, एक इस पे जाएगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो बनेगा कि आपको ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। और ट्रांस क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन तो ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा आपका ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांस एल्कीन। तो ये ट्रांस में क्या रहने वाला है आपके पास, अपोजिट, अपोजिट आपको क्या है यहाँ पे जुड़ने वाले हैं आपके हाइड्रोजन। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा, सिस एल्कीन बनाना है या ट्रांस एल्कीन बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैटलिस्ट आपको ध्यान रखना है कि किसका यूज लेने वाले हो। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखना कि आपका एक तो लिंडलार्स रिएजेंट क्या रहता है, ये तो आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है। क्या रहता है आपका, पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल। ठीक है, यानी कि पैलेडियम रहेगा प्लस चारकोल रहेगा, सी क्या आपका चारकोल या कार्बन, है ना। तो वो क्या रहता है आपका लिंडलार्स रिएजेंट आपका कहलाता है, जिससे कि आपको सिस एल्कीन आपको मिलती है। ठीक है, और अगर बात करेंगे यहाँ पे लिक्विड अमोनिया जिसमें सोडियम अगर होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या मिलता है आपको, ट्रांस एल्कीन आपको मिलती है। क्लियर है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, जो हमारा एल्किल हैलाइड से। अब देखो एल्किल हैलाइड से अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसलिए ध्यान से देखना है इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपके पास जो एल्किल हैलाइड रहता है, जो हमारा RX होता है ना, ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटाश एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एसिड टू फॉर्म एन एल्कीन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। यानी कि देखो इसमें रिएक्शन क्या रहती है, हमारे पास एल्किल हैलाइड रहता है और उसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, हम एल्कोहलिक पोटाश से। पोटाश क्या रहता है, पोटाश बेसिकली आपका जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटाश कहते हैं। यानी कि एल्कोहलिक KOH से यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, जिससे क्या मिलता है मुझे हाइड्रोजन क्लोरीन, या बेसिकली आप कह सकते हो आप हाइड्रोजन हैलाइड सब कह सकते हो, वो आपका निकल जाता है, जिससे आपको क्या मिलता है, आपको आपका एल्कीन मिल जाता है। और क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही निकलते हैं, इसलिए इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन मतलब हैलोजन बेसिकली हमारा है, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करेंगे यहाँ पर क्या आपके पास क्या है, एल्किल हैलाइड है ना। देखो ये क्या आपका एल्किल और ये आपका क्या हैलोजन, ठीक है। हैलोजन क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन आपका हो सकता है। तो अगर एल्कोहलिक KOH अगर लेते हो और उसके साथ कर रहे हो कैसे हीट, ये क्या आपका हीट का सिंबल होता ही है, तो हीट करोगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर एक साइड से हाइड्रोजन और इसके जस्ट बगल वाले से क्या बनेगा आपका H हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन प्लस हैलोजन क्या निकल जाएगा आपका, HX आपका निकल जाता है, प्लस क्या मिलता है आपको साथ में HX अलग हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो क्या बनेगा पे, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यानी कि मुझे एक एल्कीन मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी बेसिक जनरल रिएक्शन है, क्लियर है। यहाँ पर कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, क्लियर है। तो आपके पास अल्फा कार्बन से तो आपका हैलोजन जाता है और बीटा कार्बन से क्या जाता है, आपका हाइड्रोजन जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। अल्फा बीटा कार्बन तो पता ही है ना सभी को कि आपका अल्फा कार्बन क्या रहता है, कोई भी ग्रुप जिस भी कार्बन से आकर के डायरेक्टली जुड़ता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ओके। और उस कार्बन के जस्ट बगल का जो भी कार्बन होगा उसको हम बोलेंगे बीटा कार्बन, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो क्योंकि यहाँ से इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा देखो ध्यान रखना, इन केस ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन द मेन प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ्स रूल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि अगर मान लो कि भी आपका एक एल्किल हैलाइड है जिसमें एक से ज्यादा बीटा कार्बन अगर होते हैं तो उसमें बीटा हाइड्रोजन भी एक से ज्यादा रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो आपके सेट-जेफ रूल से बनता है। कैसे, इसकी रिएक्शन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी आपके लिए। जैसे CH3 CH2 C, जैसे मान लो क्लोरीन ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आपका CH3 आ गया। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं अगेन लगाता हूँ आपका एल्कोहलिक KOH और मैं इसे क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के हमारे पास बीटा कार्बन रहेंगे। एक तो देखो ये तो मेरा अल्फा हो जाएगा, बीटा या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा, यानी कि देखो हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यानी मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा, आपका वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगी, मतलब वो एल्कीन आपका मेन प्रोडक्ट रहेगी जो आपके सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग है, यानी कि कौन सी, जहां पर आपके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड आपके पास ग्रुप ज्यादा रहेंगे। तो आपके पास दो आपके कंपाउंड बनेंगे, कौन कौन से, एक तो बनेगा ये कंपाउंड, ठीक है, आपका एक तो ये कंपाउंड बनेगा जिसमें हमारे पास क्या रहने वाला है, आपके पास जो ये लेफ्ट वाला जो आपका कार्बन है यहाँ से क्या जा रहा है आपके पास, यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन जाने वाला है, ठीक है। तो एक कंपाउंड तो बनेगा ये, और दूसरा कंपाउंड ये भी बन सकता है साथ में कि CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये भी क्या बन सकता है आपका एल्कीन बन सकता है, यानी कि दो आपके एल्कीन बन सकते हैं। ज्यादा स्टेबल जो होगी वो हमारी क्या रहेगी, ज्यादा मेन प्रोडक्ट हमारा रहेगा, जो हमारा बोलता है सेट-जेफ का रूल, क्या बोलेगा, जहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ग्रुप्स आपके पास ज्यादा रहे। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस एल्कीन पर अगर देखो ध्यान दो, हमारे पास क्या है, दो यहाँ पर ग्रुप है, एक तो ये रहा और एक मेरा ये मिथाइल यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर इस एल्कीन पे बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल एक ही है, केवल ये एक एथाइल ग्रुप, यानी कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा कहाँ पर है, आपके फर्स्ट वाले में। तो ये क्या रहेगा मेरा मेजर प्रोडक्ट, ये क्या रह जाएगा मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। और कौन सा रूल यहाँ पर आता है, हमारा सेट-जेफ का रूल आता है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट हमारा मेथड है जो हमारा क्या है, विजिनल डाइहैलाइड से। अब विजिनल डाइहैलाइड होता है क्या है, देखो विजिनल डाइहैलाइड बेसिकली हम उन हैलोजेंस को कहते हैं या उन एल्किल हैलाइड्स को कहा जाता है जहां पर आपके पास दो हैलोजन जस्ट अगल बगल के जो लेफ्ट और राइट के जो आपके एडजेसेंट जो कार्बन्स होते हैं वहां पर जुड़े हो, तो उनको हम बोलते हैं विजिनल डाइहैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहता है, विजिनल डाइहैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक मेटल लूजेस अ मॉलिक्यूल ऑफ ZnX2 to form an alkene and this reaction is known as dehalogenation reaction, okay। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो विजिनल डाइहैलाइड्स होते हैं उनकी रिएक्शन कराते हैं जिंक मेटल के साथ, और वहां पर क्या निकलता है आपको ZnCl2 या ZnX2 जो भी आपका मॉलिक्यूल है वो आपको निकल जाता है,
जिससे कि हमें एल्कीन मिलता है। और इसको हम क्योंकि हैलोजन यहाँ पे निकल रहा है इसलिए इसको हम डीहैलोजनेशन भी कहते हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो रिएक्शन कैसे होगी, एक बार रिएक्शन देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या, देखो मेरे पास दो हैलोजन है, एक हैलोजन तो ये रहा ब्रोमीन और एक ब्रोमीन ये रहा। अब देखो ये जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक आपका विजिनल डाइहैलाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो हैलोजन है इसलिए इसको बोलेंगे डाइहैलाइड, और क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े दोनों हैलोजन इसलिए इसको बोलेंगे विजिनल। तो विजिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन जब करेंगे जिंक से, तो जिंक क्या करेगा, जिंक इन दोनों ब्रोमीन को लेकर के चले जाएगा, यानी इधर भी और इधर भी। तो क्या करेगा, यहाँ पे दो वैलेंसी खाली हो जाएंगी, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, मुझे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मेरा मिल जाता है। तो मेरा एक एल्कीन जो है वो मेरे यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका रहता है कि एल्कीन बनाने का। और मेरे साथ में ZnBr2, ठीक है, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, ZnX2। और X क्या रहता है, X मेरा कोई भी हैलोजन हो सकता है ना। तो ये आपका यहाँ पे बन सकता है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन होती है और मुझे क्या मिलती है, एक एल्कीन मिलती है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों हैलोजन गायब हो गए यहाँ से, इसलिए इसको बोलेंगे डीहैलोजनेशन रिएक्शन। क्लियर है, तो ये हमारी कौन सी रहती है, विजिनल डाइहैलाइड से। सिंपल है। ओके, अब देखो हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट रिएक्शन से, जो हमारी अल्कोहल से इसे कैसे बना सकते हैं। तो अल्कोहल से बनाने का तरीका भी बिल्कुल सेम ही है, बहुत ईजी तरीका है। आराम से देखो एक बार क्या यहाँ पे, कि आपका अल्कोहल की रिएक्शन जब कराते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो आपको क्या मिलता है, आपको एल्कीन मिल जाता है। और यहाँ पर क्या आता है, हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, कैसे, एक बार देख लो यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास क्या, एक एथेनॉल है, ठीक है, हमारा क्या अल्कोहल है, ठीक है, हमारे पास क्या OH ग्रुप है। तो होता क्या, होता बिल्कुल सेम तरीका है। जैसे कि हमारे पास अल्फा कार्बन ये रहा, बीटा कार्बन ये रहा। बीटा कार्बन होगा तो हमारे पास क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 रहता है, उसकी प्रेजेंस में से हीट करते हैं। हम क्या करते हैं, इसे हीट करते हैं। और हीट करने से क्या होगा, हीट करने से ये होगा कि अल्फा कार्बन से तो OH और बीटा कार्बन से क्या है, मेरा हाइड्रोजन निकल जाता है। तो ये पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, HOH। और HOH को हम क्या बोलते हैं, H2O ही तो कहते हैं। तो H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल एक निकल जाएगा, और जिससे कि यहाँ पर वैलेंसी बन जाएगी खाली, आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, मेरा एथीन, यानी मेरा एल्कीन बन जाता है। तो ये रिएक्शन अगर आप ध्यान दो तो एल्किल हैलाइड वाली जैसी ही है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किससे कर रहे थे, अल्कोहलिक KOH से, जिससे कि आपके अल्फा कार्बन से तो आपका हैलोजन और बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन जा रहा था, जिससे कि मुझे एल्कीन मिल रहा था। यहाँ पर क्या रह रहा है, अल्फा कार्बन से आपका OH ग्रुप और बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन जा रहा है, यानी कि H2O निकल रहा है, और क्या बन रहा है, मेरा अगेन एल्कीन बन रहा है। तो फर्क बस इतना सा है कि आपके रिएजेंट कौन से हैं, वो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, और रिएक्शन बहुत ही ईजी है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सेम बात, द रिएक्शन इज नोन एज आपका एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं इसे, क्योंकि देखो यहाँ पे H2O निकल रहा है, यानी वाटर मॉलिक्यूल का निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इसलिए इसको एसिडिक डिहाइड्रेशन भी कहोगे। क्लियर है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि बीटा कार्बन से क्या है, मेरा हाइड्रोजन जा रहा है, जैसे पहले जा रहा था, तो इसलिए इसको भी हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा वही सेम चीज कि अगर मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन अगर आपके पास है, तो ऐसी कंडीशन में सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमारा मेजर प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है। क्लियर है। तो ये बिल्कुल सेम तरीका है, इसको ट्राई जरूर करना एक बार अच्छे से, कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा अगर बीटा हाइड्रोजन हो, तो आपके पास क्या होगा, अलग अलग प्रकार के आपको एल्कीन्स मिलेंगे। तो कौन सा एल्कीन मेजर बनेगा, आपके सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। और वो क्या बोलता है, जहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा रहेंगे, वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल रहेगी, और वही आपका क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। क्लियर है। तो ये वाला चीज को आपको खुद से ट्राई करना है, अच्छे से करोगे आराम से आंसर निकाल पाओगे। क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा कौन सा, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो हमने जो बनाने का तरीका है, जो प्रिपरेशन मेथड है, वो तो हमने पूरा देख लिया। अब देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस को शो करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, टोटल 8 रिएक्शंस है हमारे पास। कौन कौन सी, डाइहाइड्रोजन से एडिशन, एडिशन ऑफ हैलोजन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स, एडिशन ऑफ वाटर, इसके अलावा ऑक्सीडेशन, ओजोनलाइसिस और मेरी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये टोटल 8 रिएक्शंस रहेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर हमने एक चीज कॉमन किया, कि देखो यहाँ पर नोटिस करने की चीज क्या है, कि सभी में एडिशन तो हुई है, लाइक 5 रिएक्शंस ऐसी हैं जहाँ पर एडिशन होने वाला है। और बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि हमारे जो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, वहां पर क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है। यानी डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। तो पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है, जिससे वो इजीली टूट सकता है। तो अगर वो आसानी से टूट जाएगा, तो वहां पर और जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं वो उस पर आकर के ऐड हो सकते हैं, है ना। तो वही क्या है, हमारी एडिशन रिएक्शन है। यानी एल्कीन्स हमारे मेनली तौर पे कौन सी रिएक्शन दर्शाते हैं, हमारे एडिशन रिएक्शन को शो करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जो स्टार्टिंग की जो 5 रिएक्शंस हैं, उन सभी में क्या होगा, एडिशन होगा। ओके, इसके अलावा जो अदर रिएक्शन है उसमें भी कहीं ना कहीं एडिशन आपको देखने को मिलेगा, पर थोड़ा अदर वे में। ओके, तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। क्लियर है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, हमारी कौन सी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। तो देखो एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, अगर इस रिएक्शन की बात करेंगे तो ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कहाँ पे, अभी जस्ट पढ़ी थी आपने, कहाँ पे, एल्केन जब हम बना रहे थे, हमने क्या बोला था कि अगर एल्केन पर अगर हाइड्रोजन का, एल्कीन जो है उस पर अगर हाइड्रोजन का ऐड होता है तो क्या बनता है, हमें एल्केन मिलता है। तो वही रिएक्शन तो यहाँ पर अगेन आ गई ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्कीन्स एड अप
one molecule of dihydrogen in the presence of finely divided nickel, palladium और platinum to form an alkenes। तो ये तो हमने जस्ट देख ही रखा है कि अगर जो एल्कीन्स है अगर उन पर हाइड्रोजन का ऐड होता है निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम में तो क्या रहता है, हमें एल्कीन्स मिलते हैं। सिंपल रिएक्शन। और रिएक्शन क्या थी, यही तो रिएक्शन थी कि एथीन क्या है, ये मेरा एल्कीन ही तो है और एल्कीन की हम रिएक्शंस देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एल्कीन ने हाइड्रोजन से ऐड किया इनकी प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, मुझे एल्कीन बन जाएगा। लेकिन कंडीशन ध्यान रखनी है कि प्लैटिनम और पैलेडियम का यूज कब करते हैं, रूम टेम्परेचर पे, और निकल का यूज कब कर रहे थे, जब टेम्परेचर बहुत हाई था या प्रेशर बहुत हाई था। तो ऐसी कंडीशन में निकल का यूज कर रहे थे। सिंपल है। तो देखो अगेन वही रिएक्शन है, फिर से यूज में आ गई। क्लियर होगा, रिवीजन भी होगा, इसके अंदर ही रिवीजन होगा, रिवीजन के अंदर रिवीजन हो गया। देखा। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, एडिशन ऑफ हेलोजन। बिल्कुल सेम जैसे हाइड्रोजन का ऐड होता है बिल्कुल उसी तरीके से हमारा हेलोजन का भी ऐड होता है। ओके, तो देखो होने वाला क्या है कि हेलोजन लाइक ब्रोमीन और क्लोरीन एड अप टू एल्कीन टू फॉर्म अ विजिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो विजिनल डाइहैलाइड क्या होता है वो तो हमें पता ही है। तो देखो हमने विजिनल डाइहैलाइड से हमने अभी जस्ट एल्कीन बनाया था। अब एल्कीन की मदद से हम अगेन विजिनल डाइहैलाइड भी हम बना सकते हैं। कैसे, देखो जैसे एल्कीन है इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन से, और ब्रोमीन से जब रिएक्शन कराते हैं CCl4 हमारा सॉल्वेंट रहता है, उसमें इसकी रिएक्शन होती है। तो होता क्या है, बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर ये बॉन्ड कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, एक ब्रोमीन जाएगा एक पर और दूसरा ब्रोमीन जुड़ जाएगा दूसरे वाले कार्बन पे, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड ये टूट जाएगा ना, तो क्या मिलेगा मुझे, एक एक कार्बन से आपके पास एक एक ब्रोमीन आकर के जुड़ जाता है। और हमने जस्ट बोला था विजिनल डाइहैलाइड क्या रहते हैं, जहां पर आपके पास एडजेसेंट कार्बन पर एक एक आपके पास हेलोजन आकर के जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, विजिनल डाइहैलाइड। डाई क्यों, क्योंकि दो हेलोजन है, इसे डाइहैलाइड बोलेंगे। तो विजिनल डाइहैलाइड आप इस रिएक्शन में बना सकते हो। सिंपल है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना थोड़ा सा, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो ध्यान रखना, जो भी एल्कीन्स जो एडिशन रिएक्शन दर्शाती हैं वो हमारी कौन सी रहती है, वो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है एंड उसके बाद हमारा दूसरा वाला जो पार्ट है वो हमारा ऐड करता है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, सेम चीज हाइड्रोजन के एडिशन में भी है, और आगे जो भी एडिशन रिएक्शन होंगी सभी में आपको ध्यान रखना है कि एडिशन रिएक्शन तो होने वाली है लेकिन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है, तो मैकेनिज्म ध्यान रखना कि एल्कीन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। सिंपल। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि द रेडिश ऑरेंज कलर of bromine solution in carbon tetrachloride is discharged when bromine adds to an unsaturated site। ठीक है, and this reaction is used as a test of unsaturation। यानी कि जो हमारा ब्रोमीन होता है उसका कलर क्या रहता है, उसका कलर रहता है रेडिश ऑरेंज। ठीक है, ब्रोमीन का कलर क्या रहता है, उसका कलर रहता है रेडिश ऑरेंज कलर। अब जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने पे क्या होने वाला है, रिएक्शन होने पे ये हुआ था कि ब्रोमीन विजिनल डाइहैलाइड में चेंज हो गया था। यानी कि जो रिएक्शन में जो ब्रोमीन है वो तो खत्म हो गया ना, तो ब्रोमीन का जो रेडिश ऑरेंज कलर है वो हमें गायब हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाए कि भाई रिएक्शन हुई है। और रिएक्शन होने का मतलब क्या कि वहां पर कहीं ना कोई एक अनसैचुरेटेड साइट रही होगी, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ ना कुछ होगा, जिससे क्या हुआ, ब्रोमीन का ऐड हो गया और जिससे कि ब्रोमीन गायब हो गई। ठीक है, तो यही चीज है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अनसैचुरेशन का टेस्ट भी कर सकते हो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे आ जाती है ये वाली, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, पता है क्या, कि आपको हाउ टू टेस्ट अनसैचुरेटेड साइट और हाउ टू टेस्ट अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो आप क्या कर सकते हो, ब्रोमीन से उसकी रिएक्शन करा दो। यानी कोई भी कंपाउंड पे अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो ब्रोमीन से अगर उसकी रिएक्शन होती है तो ब्रोमीन का जो रेड ब्राउन रेड ऑरेंज जो कलर है वो गायब हो जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी एक अनसैचुरेटेड साइट यहाँ पर होने वाली। ओके, तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि हमारे HX यानी कि HCl, HBr, HI ये क्या रहते हैं, मेरे हाइड्रोजन हैलाइड रहते हैं, और इनकी जब रिएक्शन होती है तो हमें एल्काइल हैलाइड हमें मिलता है। ओके, तो देखो हमें पता है क्या देख रहे हैं, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जिन चीजों से हमने एल्कीन को बनाया था उन्हीं से हम क्या कर रहे हैं, अब एल्कीन से वापस उन्हीं चीजों को ही बना भी रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होने वाली है, बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास एल्कीन है, हमारे पास जो भी कंपाउंड रहता है इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा। एल्कीन पे क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक होता है वो टूट जाएगा, जैसे कि एक कार्बन से आपका हाइड्रोजन और एक कार्बन से क्या है मेरा ब्रोमीन आकर के जुड़ जाता है, जिससे कि मुझे एक एल्किल हैलाइड यहाँ पे बन जाता है। सिंपल। ओके, तो बहुत सिंपल तरीका है, बस कुछ नहीं करना, आपको पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और जो भी मॉलिक्यूल है उसके बीच का बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। ठीक है, एक पर आएगा पॉजिटिव और एक पर आएगा नेगेटिव, और पहले किसको ऐड करोगे, पहले ऐड करोगे पॉजिटिव को, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दर्शानी है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा रहता है, जिस पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल रहता है। तो पहले हाइड्रोजन का ऐड होगा, उसके बाद आपका ब्रोमीन का ऐड होता है। सिंपल है। अब देखो यहाँ पर आप और भी देख सकते हो, जैसे कि ये भी एक क्या है, एल्कीन है, इसकी रिएक्शन अगेन कराओगे तो एक पर हाइड्रोजन और एक पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा और आपका कंपाउंड आपको मिल जाता है जो कि आपका एल्केल हैलाइड होता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक बार ध्यान रखनी है आपको
कि द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो मैंने बताया ही था आपको, बहुत सिंपल बात है। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट, इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द एडिशन विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखो ये रूल आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपकी एल्कीन सिमेट्रिकल रहती है तब तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एल्कीन है अनसिमेट्रिकल तो हम मार्कोनिकॉफ रूल का यूज लेते हैं। अब देखो सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है और अनसिमेट्रिकल क्या है, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लो। देखो जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो एल्कीन्स है ये आपके सिमेट्रिकल एल्कीन्स है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप देखो इसे डबल बॉन्ड से अगर आप देखो ऐसे मिरर अगर लगाओ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिखने में, बिल्कुल सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम है। यानी कि डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर सेम ग्रुप अगर जुड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन होती है, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल क्या होगा, लेफ्ट और राइट पे अलग अलग ग्रुप अगर होते तो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, जैसे एक एल्कीन है, ये मेरे एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों? क्योंकि देखो ये मेरा डबल बॉन्ड है, अब इसके लेफ्ट साइड में क्या है, मिथाइल है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ा, तो ये क्या है, मेरे एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और ऐसे में अगर HBr का यूज अगर ऐड करोगे तो हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव, ब्रोमीन पे आएगा नेगेटिव। तो हाइड्रोजन किस पर जुड़ना चाहिए? अब देखो दोनों ही कार्बन की कंडीशन अलग है, हाइड्रोजन इस पर भी जुड़ सकता है और इस पर भी जुड़ सकता है। तो आपके पास पोजीशन ये भी है और पोजीशन ये भी है, यानी कि दो टाइप का यहाँ पे एडिशन हो सकता है, ठीक है। यानी आपको दो यहाँ पे क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर 1 ये भी मिल सकता है और नंबर 2 ये भी मिल सकता है। अब सवाल ये आता है कि भाई मेन प्रोडक्ट कौन सा है, तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन वहां पर ऐड होता है या पॉजिटिव पार्ट वहां पर ऐड होगा जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा रहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर बात करेंगे, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे क्या है, केवल 1 हाइड्रोजन है। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर ऐड होगा, पॉजिटिव पार्ट वहां ऐड होता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, जैसे यहाँ पे। तो यानी कि हाइड्रोजन तो इस पे ऐड हो जाएगा और ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा, ब्रोमीन होगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है। तो ब्रोमीन कहाँ पर ऐड होगा, ब्रोमीन होगा दूसरे वाले कार्बन पे जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो ब्रोमीन तो जाएगा आपका यहाँ पर और हाइड्रोजन जाएगा इस वाले पे। तो इससे इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट नंबर का जो प्रोडक्ट है ये हमारा रहेगा इसका मेजर प्रोडक्ट, जो कि रहेगा मेरे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ओके। और सेकंड प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेरा माइनर प्रोडक्ट रहेगा। देखो एक बार ध्यान रखना, रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि सेकंड प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनता, ये कोई नहीं कहेगा। सेकंड प्रोडक्ट बनता है, पॉसिबिलिटी देखो हर चीज की है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी निकल के आई है, तो बनेंगे तो मेरे दोनों ही प्रोडक्ट, लेकिन एक बनेगा बहुत ज्यादा अमाउंट में और एक बनेगा कम अमाउंट में। तो ज्यादा अमाउंट में कौन सा बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, जो कि मेरा फर्स्ट नंबर का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मेरा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ये क्या है मेरा, ये है मेरा मेजर, यानी कि इसकी अमाउंट क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी और इसकी रहेगी कम, तो ये क्या रहेगा मेरा माइनर, ओके। तो ये चीज आपको पास ध्यान रखनी है कि मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, और रूल कौन सा लग रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे ध्यान रखना। तो रूल क्या कहता है, बहुत सिंपल, अगर कभी भी रहे अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो ऐसी कंडीशन में जब किसी भी पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट का जब ऐड होने वाला है, तो पॉजिटिव पार्ट पहले ऐड होने वाला है, ये तुम्हें पता ही है। और वो कहाँ जाएगा, वो वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा हो जिस कार्बन पे, उसी पर जाएगा, ठीक है, दूसरे पर नहीं जाएगा। और दूसरे वाले पे क्या जाएगा, आपका नेगेटिव पार्ट चल जाएगा। सिंपल है। अब ये कोई मत कर देना गलती से कि हाँ जोड़ना डबल बॉन्ड पे, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि कोई थर्ड वाले इस पे जोड़ना आ गए कोई, तो वो तो गलत हो जाएगा क्लियरली, ठीक है। तो ये गलती मत करना कोई भी, डबल बॉन्ड पे ही एडिशन होगा, बस इतना देखना है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये नहीं कि हाँ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर जोड़ देंगे, ये तो गलत ही है। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड ही नहीं आता तो रिएक्शन यहाँ पे होना ही नहीं है, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक रूल और आता है जो आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि ये एक रूल और है जो आपके मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अपोजिट रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर ये रहता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है ना, उसमें एडिशन तो होता है लेकिन हाइड्रोजन या जो पॉजिटिव पार्ट है वो वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन कम रहते हैं। लेकिन देखो इसके लिए क्या थोड़ी कंडीशंस रहती हैं, थोड़ी कुछ बातें हैं, तो वो आपको ध्यान रखनी है, तभी आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपका अप्लाई होता है। देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कह लो या जिसको आप पेरोक्साइड इफेक्ट भी आप कह सकते हो या जिसे आप खराश इफेक्ट भी कहा जाता है, तो 3 इसके नाम है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होती कब है, ये थोड़ा समझो। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड द एडिशन ऑफ HBr टू अ अनसिमेट्रिकल एल्कीन टेक्स कॉन्ट्ररी टू द मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि होना क्या है, अगर कभी भी पेरोक्साइड हो, नंबर 1 चीज, प्लस HBr का एडिशन हो, ध्यान रखना ये वाला रूल केवल आपके 2 स्पेशल कंडीशन पे ही लगता है। क्या, आपके पास HBr होना चाहिए प्लस आपके पास पेरोक्साइड हो। अगर ये कंडीशन अगर होती है ना, तभी आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपका अप्लाई होता है, ठीक है। अगर HBr की जगह कुछ और कंपाउंड ले दो, HCl ले लो या HI ले लो, तो ये रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। HBr ही होना चाहिए नंबर 1 चीज, प्लस पेरोक्साइड भी होना चाहिए। पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड है प्लस HBr है तो हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। और क्योंकि पेरोक्साइड होता है इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। और क्योंकि खराश ये क्या, ये साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने इसके बारे में बताया था इसलिए इसको खराश इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन देखो बहुत इजी रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। तो जैसे कि आपकी एक एल्कीन है,
एल्कीन देखो ध्यान दो, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसकी रिएक्शन कैसे कर रहा है HBr से, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा एक पेरोक्साइड, ये क्या है मेरा पेरोक्साइड, ठीक है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में नंबर एक चीज हम रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ, नंबर सेकंड कंडीशन, तभी क्या बनेगा हमारा हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और ब्रोमीन कहां जुड़ेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। हाइड्रोजन पे क्या है प्लस, ब्रोमीन पे क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव पार्ट को वहां जोड़ोगे जहां पर हाइड्रोजन कम रहेगा, और नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ोगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा, ओके। और इस प्रकार से मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि देखो मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई मार्कोनिकॉफ कब लगाना है और एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ एक कंडीशन में लगता है, कब, अगर आपके पास HBr हो प्लस पेरोक्साइड हो, जब ये दोनों ही चीजें होंगी सिर्फ उस एक कंडीशन में आपके पास एंटी मार्कोनिकॉफ आप लगाओगे। अदरवाइज कोई भी चीज अगर मिसिंग रही तो हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल ही लगा के आना है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना, बिल्कुल गलती करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, सिंपल है। तो एक बार इस वाले पार्ट को जरूर नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो हमने इस वाले पार्ट को नोट कर लिया, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, ओके। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पे क्या है, हमारा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये तो पता ही है क्या होता है, H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है मेरा, H2SO4, ये क्या रहता है, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो जब यहाँ पर इसका एडिशन कराएंगे तो कैसे होता है, देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एड्स टू एल्कीन इन अकॉर्डेंस टू द मार्कोनिकॉफ रूल, जो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिशन होने वाला है, ठीक है। और हमें क्या मिलता है, टू फॉर्म एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो भाई सेम चीज है, हम बस कुछ नहीं कर रहे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और उसको यहाँ पे एडिशन करा देंगे, जो होगा कैसे, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, नंबर एक बात, प्लस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है, सिंपल। तो जो चीज हम देख रहे हैं वही रूल्स हम यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो देखो कैसे होने वाला है, बहुत सिंपल है। जैसे ये क्या मेरा एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे थोड़ा खोल करके लिखा हुआ है, देखो ध्यान दो, ये मेरा H2SO4 ही है, दो हाइड्रोजन है तो H2, एक सल्फर तो S, और 1 2 3 और 4 तो H2SO4, तो ये है। तो इसका हम यहाँ पे एडिशन कराने वाले हो, सिंपल है। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, आपका ऐसे लिख सकते हो वैसे कि आपका H प्लस प्लस SO4 HSO4 माइनस, इस तरीके से आप इसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो H प्लस आयन तो कहाँ ऐड होगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, तो H तो आपका चल जाएगा कहाँ पे, यहाँ पर, और जो रेस्ट जो आपका पार्ट है वो आपका माइनस चार्ज रहेगा और वो आपका इस पर आकर के जुड़ जाएगा, तो यानी कि प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट आपको मिल जाएगा, सिंपल रिएक्शन, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, नंबर एक चीज, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो जैसे मैंने बताया प्लस वाला पार्ट, जैसे हाइड्रोजन पे क्या था प्लस, वो कहाँ जुड़ेगा, वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव वाला पार्ट जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो उस पर क्या है, वो कहाँ जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन पहले से कम है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पे एडिशन ऑफ वाटर। अब देखो वाटर का भी सेम तरीका है, जैसा भी हमने देखा, वाटर क्या रहता है, H2O, वाटर क्या रहता है, वाटर बेसिकली H2O रहता है, और H2 में हम जानते हैं कि H प्लस प्लस OH माइनस रहता है ना। तो H प्लस कहाँ ऐड करेगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ज्यादा रहेंगे, और OH कहाँ जाएगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से कम रहेंगे, सिंपल है ना। और अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर हमें एल्कोहल्स हमें मिल जाते हैं, ओके। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो उससे क्या मिलेगा हमें H प्लस आयन, H2O में आपके पास क्या रहेगा, आपके पास H प्लस और OH माइनस आयन रहेगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, हाइड्रोजन जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, OH जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, और आपको इस प्रकार से क्या मिलेगा, एक अल्कोहल आपको मिल जाता है, सिंपल है। तो इस तरीके से क्या होने वाला हमारा अल्कोहल का एडिशन, ओके, अल्कोहल हमारा बन जाता है और वाटर का यहाँ पे एडिशन होगा, क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। तो ये थी हमारी एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एल्कीन के ऑक्सीडेशन पे। तो देखो एल्कीन का ऑक्सीडेशन क्या होता है, कैसे हमारे नए प्रोडक्ट बनते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखो एल्कीन ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेयर्स रिएजेंट भी कहा जाता है, उसके आपको विजिनल आपको ग्लाइकोल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एल्कीन का अगर ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, कब कराया जाएगा, आपके कोल्ड डाइल्यूट एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट में, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं, और ऐसी कंडीशन में आपको विजिनल ग्लाइकोल आपको मिलता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या रहती है, बहुत सिंपल रिएक्शन है कि एल्कीन की रिएक्शन करा दी वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। जितना आपको ध्यान है, देखो कोल्ड है, डाइल्यूट है और एक्वस है, तो एक्वस से तो आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और आपका KMnO4 ये क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। टेम्परेचर क्या है, देखो 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो कोल्ड भी है, डाइल्यूट भी है, एक्वस भी है, और ये ऑक्सीजन भी दे रहा है, वाटर भी है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हर एक कार्बन से क्या मिलेगा आपको, हर एक कार्बन पे एक एक OH ग्रुप आपको जुड़ जाता है,
और इसको हम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एथिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है, ठीक है, या विजिनल ग्लाइकोल भी आप इसे कह सकते हो। तो इस प्रकार से हमें विजिनल ग्लाइकोल कैसे मिलता है, वो ये तरीका रहता है, सिंपल है। तो इजी रिएक्शन है, बस कंडीशन थोड़ी ध्यान रखना, तो रिएक्शन बहुत ही इजी है, ठीक है। कुछ नहीं करना, हर एक पे एक एक OH जोड़ देना और बस कुछ नहीं, इससे हमें एथिलीन ग्लाइकोल हमें मिल जाता है, सिंपल है। ओके, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि देखो यहाँ पर जो KMnO4 जो होता है ना, इसका कलर होता है पर्पल कलर, ठीक है। पर्पल कलर का क्या रहता है, मेरे पास KMnO4 रहता है, तो उसका जो कलर है ना वो इस रिएक्शन में गायब हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे अनसैचुरेशन की रिएक्शन होने वाली है। तो यानी कि देखो ये भी हमारा क्या तरीका है अनसैचुरेशन साइड को फाइंड करने का। यानी देखो अगर पता करना है कि डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो क्या करोगे, बस उसकी रिएक्शन KMnO4 से करा देना। तो जब ऑक्सीडेशन होगा ना, तो होगा ये यहाँ पे कि आपके पास जो KMnO4 है वो क्या करेगा, यहाँ पे उसका कलर गायब हो जाएगा। KMnO4 रहता है हमारे पर्पल कलर का, ये क्या हमारा पर्पल कलर, पर्पल कलर का ये रहता है, और यहाँ पर इसके पास कोई कलर नहीं बचेगा क्योंकि इसका प्रॉपर्ली यूज हो गया। तो यूज होने के बाद क्या बचेगा, ये रिएक्शन में रहेगा ही नहीं, और ये रिएक्शन में रहेगा नहीं तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि भाई रिएक्शन हुई है। रिएक्शन होने का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई अनसैचुरेशन साइड का, क्लियर है। तो दो तरीके अब तक हमने देख चुके हैं, एक तो हमने देखा था ब्रोमीन का एडिशन जब हमने किया था, है ना, और एक था हमारा KMnO4 की रिएक्शन से ऑक्सीडेशन भी। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पर एक बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और थोड़ा सा देखते हैं कि देखो इसी के अंदर ही कि एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज एल्कीन टू कीटोन्स एंड और एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एल्कीन एंड द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। यानी कि अगर एल्कीन्स की रिएक्शन अगर आप एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट से कराते हो, ओके, या फिर आपके पास कौन सा हो, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, तो ऐसे में एल्कीन क्या करेगा, उनका ऑक्सीडेशन होगा कीटोन में या फिर एसिड्स पे, डिपेंड करता है कि एल्कीन क्या है और हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है। तो एक बार रिएक्शन देखो क्या है, जैसे कि ये क्या है, मेरे पास एक एल्कीन है और एल्कीन की रिएक्शन में कर रहा हूँ KMnO4 से H+ आयन, एसिडिक KMnO4, ठीक है। एसिड कैसे आया, क्योंकि H+ आयन आ गया, और KMnO4 मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही है। तो देखो यहाँ पे क्या बना है, मुझे यहाँ पे प्रोपेन मिल गया, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑन बन गया, यानी कि मेरे को एक कीटोन मिल गया प्लस CO2 प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन हो सकती है। इसके अलावा देखो तो एक और रिएक्शन आप देख सकते हो, जैसे कि ब्यूट-2इन है, एल्कीन है, KMnO4 से रिएक्शन कराई, इस बार क्या मिला, मुझे एसिड मिल गया, ठीक है। तो यानी कि डिपेंड करता है कि एल्कीन कौन सी है प्लस मेरी कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे कीटोन्स और मुझे एसिड्स मिल सकते हैं। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, दोनों को एक बार नोट कर लो अच्छे तरीके से। तो ये वाला पार्ट हमने नोट कर लिया कि हमारे पास जो एल्कीन्स हैं उनके ऑक्सीडेशन से आपको कीटोन्स और एसिड्स मिल सकते हैं, डिपेंडिंग कि हाँ कंडीशन क्या है। देखो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एल्कीन पे भी डिपेंड करता है, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान से रखना है। ओके, अच्छा अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो हमारे ओजोनोलाइसिस, ठीक है। देखो नाम से पता चला यहाँ पर हम किससे रिएक्शन कराने वाले हैं, ओजोन से। यानी एल्कीन की रिएक्शन जब ओजोन से कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ जाना ओजोनोलाइसिस यानी कि O3 क्या रहता है, मेरा ओजोन रहता है ना, तो इससे यहाँ पे रिएक्शन कराने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल to an alkene to form ozonide and then cleavage of ozonide by the help of ZnH2 to smaller molecules। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं ओजोन से, जिससे हमें क्या मिलता है, पहले मुझे मिलता है ओजोनाइड, और ओजोनाइड का फिर हम कराते हैं डिकम्पोजिशन, किसकी मदद से, जिंक प्लस वाटर में, जिससे कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक रिएक्शन है। तो रिएक्शन कैसे दिखती है एक बार देख लेते हैं। जैसे देखो ये क्या है, मेरे पास एक एल्कीन है प्रोपीन, इसकी रिएक्शन देखो ओजोन से कराई, ओजोन से कराएंगे तो क्या बनेगा, इस प्रकार से मुझे ओजोनाइड मिलता है। अब पता है कैसे बनाए, इसको देखो सिंपल भी कर सकते हैं। हमें पता है कि एल्कीन है, यहाँ पर ओजोन है, ओजोन पे रहते हैं मेरे पास 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन है ना, तो क्या करोगे, कुछ इस तरीके से अरेंज कर दो कि एक ऑक्सीजन लगा दो ऊपर, एक ऑक्सीजन नीचे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, इस तरीके से लगा दो, ठीक है। पहले तो आपको इस तरीके से करना है, फिर एक बॉन्ड तो हमें पता ही, देखो दोनों ही बॉन्ड ब्रेक कर दो और आपका इस तरीके से जितने भी बॉन्ड ब्रेक किए फिर इन सबको ऐसे जोड़ दो, तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे ओजोनाइड, ठीक है। अब जब रिएक्शन करोगे जिंक प्लस वाटर से, तो ये आपस में टूट जाता है। अब देखो इसको तोड़ने का भी एक सिंपल तरीका है, पता है कैसे, ये वाला पार्ट तो अलग कर दो, ये वाला पार्ट अलग कर दो, और ये जो ऑक्सीजन बचा इसके साथ चले जाएगा जिंक, तो क्या बनेगा, मुझे ZnO तो मेरा अलग बन जाता है, जिंक तो क्या है आपके यहाँ पे ZnO के रूप में आपका अलग हो जाएगा, और ये पार्ट अलग हो गया ना, तो ये देखो यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका CH3CHO, जो कि मेरा एल्डिहाइड है वो मेरा बन जाएगा, और यहाँ पर क्या है मेरा CH2O और आपका H है ना, यानी कि HCHO आपका बन जाएगा, यानी ये क्या है मेरा एक मेथेनॉल, यानी कि 2 एल्डिहाइड मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है ना। तो ओजोनाइसिस में आप क्या करते हैं, पहले ओजोन से रिएक्शन, ओजोनाइड बनेगा, उसको फिर जिंक से रिएक्शन कराओगे, इस तरीके से ब्रेक कर देना और ऑक्सीजन जिंक से निकल जाएगा ZnO में, प्लस आपके एल्डिहाइड्स आपको मिल जाते हैं। तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, फाइनली हमें एल्डिहाइड और कीटोन भी हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस में हमें एल्डिहाइड और कीटोन हमें मिलते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट रिएक्शन पे, जो हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे पता क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, वो रहता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पॉलीमर्स को बनाते हैं, वो हमारा एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ओके, यानी कि पॉलीमराइजेशन में क्या होने वाला है, इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ लार्ज नंबर्स ऑफ मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर बनाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज लिया जाता है वही हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाती है। अब एल्कीन्स जो है वो इस रिएक्शन को दर्शाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास रहता है डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे तो वो आपस में जुड़ सकते हैं काफी सारे, जिससे कि मुझे एक बड़ा मॉलिक्यूल मिल जाएगा जिसको मैं एक पॉलीमर कहूंगा। ओके, तो एक एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे कि ये क्या है, ये है मेरे पास एक एथीन, ये क्या है मेरे पास एक एथीन है ना। अब एथीन की रिएक्शन देखो, यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया, यानी कि बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास है, और टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत ही हाई प्रेशर, मेरे पास कोई कैटलिस्ट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ना ये टूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पर एक वैलेंसी बनेगी, यहाँ पर एक वैलेंसी बनेगी, और ये वैलेंसी ऐसे और भी कंपाउंड्स में बनेगी, और भी मॉलिक्यूल्स में बनेगी, तो वो आपस में जुड़ जाएंगे और वो कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे, मेरे को एक पॉलीएथीन मुझे मिल जाएगी। ठीक है, जिसका पॉलीथीन जिसको आप कहते हो ना, जो नॉर्मली जो पॉलीथीन है जिसका हम यूज रहते हैं डेली लाइफ में, वो ऐसे ही बनता है कि जो आपको जो एथीन होता है उसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, जिससे कि मुझे पॉलीथीन मिलता है। तो ये बात रहती है, तो ये रहता है हमारा पॉलीथीन बनाने का तरीका कि हाउ टू मेक अ पॉलीथीन, दिस इज द मेथड। ओके, क्लियर है, तो ये एक्चुअल मेथड है और इसी तरीके से इंडस्ट्री लेवल पे पॉलीथीन बनाई भी जाती है। देखो ध्यान रखना, पॉलीमराइजेशन हमेशा एक कंडीशन मांगता है, क्या, कि टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, प्रेशर बहुत हाई होना चाहिए। टेम्परेचर हाई इसलिए क्योंकि पहले वाले बॉन्ड तोड़ने हैं, और प्रेशर हाई इसलिए क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स अब नए बने हैं जिन पे आपके पास फ्री आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो पास आ जाए, क्योंकि प्रेशर ज्यादा रहेगा तो मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, जिससे कि आपके नए बॉन्ड्स बन पाए। तो पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी और नए बॉन्ड्स को बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और कैटलिस्ट इसलिए क्योंकि रिएक्शन स्लो ना हो, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये तीनों का यहाँ पे अपना अपना यूज है, हाई टेम्परेचर का भी, हाई प्रेशर का भी और कैटलिस्ट का भी। तो आपको तीनों ही चीजें लिख करके आनी है और तब ये रिएक्शन सही मानी जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो एल्कीन्स की सारी रिएक्शन है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो एक बार ये वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लो अच्छी तरीके से। तो बच्चों को ये वाला पार्ट क्लियर हो गया कि हमारी जो एल्कीन है वो हमारी कौन कौन सी रिएक्शंस को शो करती है। ठीक है, सारी रिएक्शन सीधी है, ज्यादातर क्या था, एडिशन रिएक्शन थी, है ना, 5 तो स्टार्टिंग की एडिशन ही थी, और उसके बाद भी अगर देखा तो इनमें भी कहीं ना कहीं एडिशन ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है ना। तो बस ये वाली चीज आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे हमारे एल्काइन की। देखो एल्काइन क्या होता है, अब देखो एल्काइन के बारे में हम जानते हैं कि ये भी क्या है, मेरा एक अनसैचुरेटेड मेरा एक हाइड्रोकार्बन होता है, और यहाँ पर क्या एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वो क्या रहता है, मेरा एक एल्काइन होता है। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, इसका जनरल फॉर्मूला रहता है CnH2n-2, और अगेन n की वैल्यू क्या हो सकती है, 2, 3, 4 या उसके आगे के जो नंबर्स है वो आते हैं ना। और यहाँ पर वही सेम चीज n = 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगेन ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में बनता है, कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए ना, उनके बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो वो वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, द फर्स्ट स्टेबल मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज इज इथाइन, है ना। जैसे हम जानते हैं कि जो इथाइन होता है वो मेरा सबसे पहला एल्काइन का मेंबर होता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, इसका कॉमन नेम है। ओके, एसिटिलीन का देखो बहुत अच्छा उपयोग होता है, एक बहुत अच्छा यूज है इसका, कि एसिटिलीन इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम ऑब्टेन बाय द मिक्सिंग ऑफ एसिटिलीन विद द ऑक्सीजन गैस। यानी कि क्या होता है कि जो आर्क वेल्डिंग जो होती है ना, वहां पर वेल्डिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने एसिटिलीन का यूज करते हैं, और उसके लिए एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीएसिटिलीन। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीएसिटिलीन। ये जो फ्लेम है वो वहां पे बनती है। अब वो कैसे बनती है कि जब एसिटिलीन की रिएक्शन होती है किसी ऑक्सीजन के साथ, जब उनको मिक्स करते हैं ना तो आपको ऑक्सीएसिटिलीन गैस मिलती है, और उसकी वजह से आर्क वेल्डिंग की जाती है। ओके, तो ये काफी इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है, थोड़ा याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, और आपसे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई एसिटिलीन का एक यूज बताओ, या ऑक्सीएसिटिलीन क्या होता है, या आर्क वेल्डिंग में किस गैस का यूज करते हैं, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनको बनाते कैसे। तो देखो इनके प्रिपरेशन के 2 तरीके होते हैं, बहुत ही सिंपल है, एक तो है कैल्शियम कार्बाइड से और एक है हमारा विसिनल डाइहैलाइड से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बाइड से। बहुत ही सिंपल है, देखो करते क्या है, कैल्शियम कार्बाइड को हम क्या करते हैं, बस उसकी रिएक्शन हम कराते हैं वाटर के साथ, वाटर के साथ बस उसकी रिएक्शन कराते हैं, उसको थोड़ा हीट करते हैं, तो आपको बहुत ही ईजी वे में आपको इथाइन आपको मिल जाता है। कैसे, देखो जैसे कि आपको कैल्शियम कार्बाइड देता होता है CaC2 क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम कार्बाइड, और इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर से, तो होता है क्या, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग मिल जाता है, प्लस C2H2 मिल जाता है, और C2H2 क्या होता है आपका, इथाइन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, बहुत ही ईजी वे में एसिटिलीन को यानी कि आपके इथाइन को बना सकते हो, और ये होता है इंडस्ट्रियल स्केल पे, यानी इंडस्ट्री पर अगर कभी भी इथाइन बना रहा हो तो क्या तरीका है, कैल्शियम कार्बाइड लेना है, वाटर से रिएक्शन करानी है, थोड़ा सा हीट करोगे, आराम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 आपको जो आपका इथाइन है वो आपको मिल जाता है। सिंपल रिएक्शन है। अच्छा, अब बात करते हैं विसिनल डाइहैलाइड से। अब देखो विसिनल डाइहैलाइड से कैसे बना सकते हैं,
अगर थोड़ा सोचो इसमें आराम से, तो देखो विजिनल डाइहाइलाइड क्या था हमारा, कि आपके पास 2 कार्बन थे, दोनों ही कार्बन से आपको एक हैलोजन आपसे जुड़ा हुआ है ना, यानी एडजेसेंट कार्बन से एक हैलोजन जुड़ा हुआ है ना, और ये क्या आपका विजिनल डाइहाइलाइड है। अगर मैं दोनों ही हैलोजन को हटा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन अगर हटा दें तो आपको एल्काइन मिल सकता है। यानी यहाँ पर पता क्या करते हैं कि जो विजिनल डाइहाइलाइड है उसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक क्यूएच से, जिससे कि आपको एल्काइन मिल सकता है। कैसे, देखो एक बार ध्यान दो। जैसे होता क्या है, देखो विजिनल डाइहाइलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कोहलिक क्यूएच, ठीक है, जिसको हम अल्कोहलिक पोटाश भी बोलते हैं, अंडरगोस डीहाइड्रोहैलोजिनेशन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेट, ओके, जिससे कि आपको पहले एल्केनाइल हैलाइड मिलेगा और उसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे, उसको ट्रीट करेंगे हम सोडामाइड से, विच गिव्स एल्काइन, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में होने वाला है। कैसे, देखो ध्यान दो। पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या विजिनल डाइहाइलाइड है, ये वाला, देखिए ये क्या मेरा विजिनल डाइहाइलाइड, जस्ट लेफ्ट साइड का जो कार्बन है, नंबर 1 कार्बन और नंबर 2 कार्बन, इस पर क्या है, ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, तो विजिनल डाइहाइलाइड हो जाएगा। अब अल्कोहलिक क्यूएचएस की रिएक्शन कराएंगे, तो पहले क्या बनेगा, आपको पता ना कि अल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, ये मेरा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करता है, लेकिन करेगा तो एक ही बार ना। लेकिन अगर देखो कि रिएक्शन अगर कराने वाले हो तो एक ही बार ऐसी रिएक्शन होगी, ऐसा तो है नहीं कि सारे का सारा एक साथ ले जाएगा, एक बार में एक रिएक्शन, 1 स्टेप एट अ टाइम, वो वाली चीज रहने वाली है। अब होगा क्या कि यहाँ पे एक बार अपना HBr निकल जाएगा, तो एक कार्बन से ब्रोमीन और एक कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका एल्काइल, आपको ब्रोमाइड आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, पहले एल्केनिल हैलाइड आपको मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आपका एल्केनिल ब्रोमाइड यहाँ पे मिला है। अब इसके बाद अगेन अगर आपको रिएक्शन करा दो तो क्या होगा, उसके लिए आप करते हैं सोडामाइड से रिएक्शन, और सोडामाइड क्या रहता है, सोडामाइड रहता है बेसिकली NaNH2, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं सोडामाइड। और जब इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो अगेन मेरा हाइड्रोजन और हैलोजन निकल जाएगा, जिससे कि क्या बचेगा, मुझे एल्काइन मुझे मिल जाता है फाइनल में। तो ये बेसिकली हमारा तरीका रहता है। यानी यहाँ पर हम 2 रिएजेंट का यूज लेने वाले हैं। पहले तो शुरुआत करेंगे किससे, अल्कोहलिक क्यूएच से, जो हमें पता ही है, पहले उसका यूज किया, और फिर हमें मिलेगा क्या, एल्केनिल हैलाइड मिलेगा। फिर वहां पे अगेन उसकी रिएक्शन कराएंगे, पर इस बार क्यूएच से नहीं, हम कराते हैं सोडामाइड से। NaNH2 को सोडामाइड कहा जाता है, ठीक है। एमाइड यानी कि NH2 मेरा एमाइड हो जाता है, और Na मतलब मेरा सोडियम है, तो सोडामाइड, ठीक है, सोडा मतलब सोडियम और एमाइड मतलब मेरा जो NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। तो NaNH2 मेरा सोडामाइड होता है, रिएक्शन होती है आराम से, NaBr और अमोनिया अलग हो जाता है, और साथ में मुझे मेरा एल्काइन जो मेरा इथाइन है वो यहाँ पे मुझे मिल जाता है। सिंपल रिएक्शन है। तो ये थी हमारी विजिनल डाइहाइलाइड से, और इस 2 तरीके से आप बहुत ही इजी वे में क्या कर सकते हो, अपने एल्काइंस को बना सकते हो, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो बहुत ही सिंपल 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बस बहुत इजी। पहली तो क्या है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, और दूसरी है एडिशन रिएक्शन। अब देखो एसिडिक कैरेक्टर तो ये शो करेगा, वो कैसे करेगा वो मैं बताऊंगा। अब एडिशन रिएक्शन देखो यहाँ पर जो होने वाली है, अगेन ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, 2 ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा एडिशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूंगा एल्कीन की और एल्काइन की, तो रिएक्शन बिल्कुल सेम ही है। जो रिएक्शन एल्कीन दिखा रहा था वही सेम रिएक्शंस एल्काइन में भी देखने को मिलेंगी, ओके। बस ये कि हाँ थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि एल्कीन में क्या था, केवल 1 पाई बॉन्ड था, तो वहां पर एक बार एडिशन हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास 2 पाई बॉन्ड है ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में अगर बात करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में आप ध्यान दो, ट्रिपल बॉन्ड में क्या रहता है, आपके पास 3 बॉन्ड रहते हैं ना। यहाँ पर क्या रहता है, आपके पास 1 पाई ऊपर, 1 पाई नीचे, और बीच में क्या रहता है, आपके पास सिग्मा बॉन्ड रहता है, यानी कि 2 पाई बॉन्ड रहते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पर देखिए 2 बार पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यानी कि यहाँ पर डबल क्या हो सकता है, एडिशन रिएक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू एनी एल्कीन, ओके। तो एक एक करके देखेंगे। पहले हम बात करेंगे एसिडिक नेचर की। अब देखो कोई भी कंपाउंड एसिडिक नेचर कैसे शो करेगा, अगर मुझे रिएक्शन की भी बताना हो तो कोई भी कंपाउंड जो H+ साइन देता है वो एसिड होता है। लेकिन यही तो पढ़ते हैं ब्रॉस्टेल लॉरी, या हमारा जो कौन सा था, जो आरएनएस थ्योरी थी, वो यही तो बोलता है कि जो H+ साइन देगा वो क्या करता है, वो हमारा एसिड होता है, ठीक है। अब एल्काइन में क्या रहता है कि एल्काइन में जो हाइड्रोजन रहता है ना, वो भी क्या होता है, काफी एसिडिक नेचर का होता है। तो एल्काइन क्या है, वो हाइड्रोजन को दे सकते हैं H+ साइन के रूप में, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये हमारा एसिड नेचर के होते हैं, ओके। तो रिएक्शन क्या रहती है, बहुत ही सिंपल, जैसे कि सोडियम मेटल है ना, या सोडामाइड जिसे हम बोल सकते हैं, सोडियम मेटल एंड सोडामाइड आर स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। दे रिएक्ट विद इथाइन टू फॉर्म सोडियम एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एंड विच इज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके। तो होना क्या है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है कि हमारे पास ये ना मेरा एल्काइन यानी मेरा इथाइन, इसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम से, मुझे मिलेगा क्या, एक मोनो सोडियम एमाइड एथराइड मुझे मिल जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस का एलिमिनेशन में क्या बताता है, ये कंफर्म करता है कि भाई यहाँ पर इसने H+ आयन दिया होगा, और H+ आयन देने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुझे मिली है, ओके। तो इससे हमें कंफर्म पता चलता है कि भाई हमारा जो इथाइन है वो मेरा एसिडिक नेचर का होता है, ओके, क्लियर है, ओके। अब हम बात कर देंगे हमारे एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन तो देखो होना ही, जैसे मैंने बताया, ट्रिपल बॉन्ड होता ही है, सो दे एड अप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई हाइड्रोजन, हैलोजन और हाइड्रोजन हैलाइड एटसेट्रा, जो भी एडिशन रिएक्शन थी, और आपको 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक साथ ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये 5 रिएक्शंस होंगे जिनके बारे में हम देखने वाले हैं, ओके। तो पहली कौन सी है, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन।
तो देखो मतलब डाई हाइड्रोजन का ऐड कराओगे तो क्या बनेगा, ये तुम्हें पता ही है कि एल्काइन का अगर डाई हाइड्रोजन से ऐड कराते हो तो देखो एल्कीन भी मिल सकता है और एल्केन भी मिल सकता है ना, क्योंकि दोनों को हम बना सकते हैं। तो देखो क्या क्या रिएक्शन थी, अगर एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं किसमें, प्लेटिनम पैलेडियम में निकल के प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है मुझे, एल्केन मिल जाता है ना। पहले एल्कीन मिलेगा, फिर एल्कीन और फर्दर रिएक्ट करेगा एंड देन मुझे क्या मिलेगा, मुझे एल्केन मेरा मिल जाता है। तो बेसिक सिंपल रिएक्शन जो हमने ऑलरेडी देख रखी है ना। इसके अलावा चाहो तो जैसे एक और रिएक्शन देखते हो प्रोपाइन की, प्रोपाइन भी क्या करेगा आपको लास्ट में प्रोपेन आपको बना के दे देगा, ठीक है, और आपका रिएक्शन आपकी हो जाती है। ओके अच्छा, अब बात करते हैं हमारे हेलोजेंस की। तो हेलोजेंस में क्या बनेगा, अगर हेलोजन की अगर रिएक्शन होती है तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हेलोजन अगर रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर ब्रेक टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, और एक बॉन्ड मेरा यहाँ पे भी ब्रेक होगा। तो पहले तो क्या मिलेगा, दोनों पे 1,2 डाइब्रोमो प्रोपीन आपको मिलेगा, ठीक है। फिर अगेन रिएक्शन होगी, क्योंकि मैंने बताया 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। तो पहला मॉलिक्यूल ऐड हो गया यहाँ पे और दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, तो ये अगेन ऐड करेगा तो क्या बनेगा मुझे यहाँ पर 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो प्रोपीन मिलेगा, यानी कि 4 हेलोजन आपके पास ओवरऑल आकर के जुड़ जाएंगे। और कब तक जुड़ने वाले हैं, जब तक यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ठीक है, जितने पाई बॉन्ड उतनी बार एडिशन होने वाला है, सिंपल। ओके अच्छा, नेक्स्ट क्या यहाँ पे एक बार ध्यान रखना, देखो अगेन द रेडिश ऑरेंज कलर of the solution of bromine is decolorized and this is test for unsaturation। जैसा सेम चीज जो हमने एल्कीन में देखी थी वही सेम चीज यहाँ पर भी होगी, क्योंकि ब्रोमीन का जो कलर है वो यहाँ पर अगेन गायब हो जाएगा, इट मींस यहाँ पर अनसैचुरेटेड साइट है। क्लियर है। अच्छा अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो देखो यहाँ पर वही वाली बात है, रूल कौन सा लगने वाला है, मार्कोनिकॉफ रूल ही यहाँ पर अप्लाई होगा, ये बात ध्यान रखना। और उसके अकॉर्डिंग जब रिएक्शन होती है तो आपको जैम डाई हैलाइड आपको मिलते हैं। अब देखो जैम डाई हैलाइड क्या होते हैं, अगेन डाई हैलाइड तो है, लेकिन जब 2 हेलोजन आपके पास कहां जुड़े हो, एक ही कार्बन पर अगर जुड़े होते हैं तो उसका हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ओके तो देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये क्या है आपका एल्काइन है, अब यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है HBr से। अब देखो जैसे मैंने बताया मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, इसमें पॉजिटिव पार्ट है हाइड्रोजन का, ब्रोमीन पे है नेगेटिव पार्ट, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव है, जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, तो ये तो जुड़ेगा आपके इस वाले कार्बन पे, और ब्रोमीन जुड़ जाएगा आपके इस वाले कार्बन पे। तो पहले तो आपको ये बनेगा नंबर 1। अब देखो क्योंकि मैंने बताया ना एल्काइन है, मतलब 2 बार एडिशन होना है, तो एक मॉलिक्यूल तो ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल अगेन फिर से आएगा, सेकंड आएगा मेरा फिर से HBr। अब देखो HBr फिर आएगा तो हाइड्रोजन पे फिर पॉजिटिव, ब्रोमीन पे फिर नेगेटिव। अब कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा आपके इस वाले पे, तो ये तो आपका जुड़ जाएगा यहाँ पर, और ब्रोमीन जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन पे। तो देखो एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन आ गए ना, इसको हम बोलेंगे जैम डाई हैलाइड, ठीक है। विजिनल क्या था, जहां पर अगल बगल लेफ्ट राइट जो एडजेसेंट जो कार्बन थे उन पर अगर हेलोजन जुड़ता है तो उनका बोलते हैं विजिनल, और यहाँ पर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन जुड़ गए तो इसको हम बोलेंगे जैम डाई हैलाइड। क्लियर है। ओके अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पे एडिशन ऑफ वाटर। अब देखो वाटर पर अगर एडिशन कराओगे तो वही सेम तरीका। ओके और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अगेन एल्काइन जैसे रिएक्ट करता है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 केल्विन टू फॉर्म अ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है बस हमारे एल्कीन से, रिएक्शन में वही होगा जैसे एल्कीन में हुआ था, वाटर का ऐड होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे जो रिएजेंट है उनमें थोड़ा सा चेंज आता है। क्या देखो जैसे कि तो होना क्या हमारे पास, ये हमारे पास एक एल्काइन है, ठीक है। एल्काइन की रिएक्शन हम कराते हैं किसमें, आपके मर्क्यूरिक सल्फेट आपके होना चाहिए, नंबर 1 बात, मर्क्यूरिक सल्फेट प्लेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके पास यहाँ पे रिएजेंट है, और टेम्परेचर क्या है 333 केल्विन का हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए। अब एडिशन होगा वाटर का तो वो तो सिंपल है, वाटर में क्या रहने वाला है मेरे पास HOH, तो कुछ नहीं होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पे जाएगा H प्लस, एक पे आएगा नेगेटिव OH माइनस, एक दोनों पे एडिट कर दोगे आराम से तो आपको पहले ही कंपाउंड बनेगा, है ना। अब देखो ये कंपाउंड पर ध्यान दो, ये कंपाउंड है मेरा इनॉल, ये कंपाउंड क्या है मेरा इन ऑल कंपाउंड है, ठीक है। और आप जानते हो कि जो इनॉल कंपाउंड होते हैं उनमें टॉटोमेरिज्म पाई जाती है, ठीक है। और टॉटोमेरिज्म से क्या होगा, इनॉल किस में कन्वर्ट होते हैं, इनॉल मेरे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कीटो में, कीटो में। यानी कि यहाँ पर होता ये है कि आपका ये जो इनॉल है ना ये अपने एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब कैसे होने वाला है तो बहुत ध्यान दो, ये जो पाई बॉन्ड है ये तो आपका इधर आ जाता है और हाइड्रोजन जो है वो आपके इस वाले कार्बन पे चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड ये ब्रेक होकर के ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, तो कार्बन पे तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और हाइड्रोजन जो है वो उड़ करके इस वाले कार्बन पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना एथेनॉल बन जाता है जो मेरा एक एल्डिहाइड है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मेरा एक एल्डिहाइड बन रहा है। तो ये चीज आपको बस थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर रिएक्शन में एक तो रिएजेंट कौन कौन से हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस डाइल्यूट H2SO4, ओके, और टेम्परेचर क्या है 333 केल्विन का है, जिससे कि पहले मुझे मिलेगा क्या, हमारा एक इनॉल कंपाउंड बनेगा एंड देन उसमें टॉटोमर होगा एंड देन मेरा फाइनली एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। तो ये चीजें बस आपको ध्यान रखनी है। तो कभी भी अगर इनॉल बन जाता है ना, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना कीटो वो में वो चेंज होता है, ठीक है, या हमारे एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, सिंपल। ओके अब हम बात करेंगे हमारे इसकी फाइनल रिएक्शन की जो है इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब देखो सेम चीज जैसे कि हमारा था कहाँ पे एल्कीन में
वही सेम रिएक्शन आपको एल्काइन में भी देखने को मिलेगी, पर ये आपकी होगी दो टाइप की। एक तो है आपका लीनियर पॉलीमराइजेशन और एक होता है आपका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। यानी कि देखो लीनियर तो जैसा था जब हमने एल्कीन में देखा था कि चेन जो थी वो सीधी सीधी जुड़ रही है और एक लीनियर स्ट्रेट चेन बना रही है, तो वो तो कौन सी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी लीनियर पॉलीमराइजेशन। लेकिन मान लो ऐसा कि वो एक रिंग बना ले तो उसको हम कहेंगे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ओके, तो लीनियर में क्या था, एक बार लीनियर का देखते हैं। देखो एक तो लीनियर पॉलीमराइजेशन, यहाँ पर क्या होता है, लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन टेक प्लेसेस टू प्रोड्यूस अ पॉलीइथाइलिन या पॉलीएसिटिलीन which is a repeating unit of CH double bond CH single bond CH double bond CH। तो ये जो हमारे यूनिट है इसके बार बार रिपीटेशन से क्या मिलता है, मुझे पॉलीएथाइलिन मिल जाती है या जिसको पॉलीएसिटिलीन भी कहते हैं, ये हमें मिल सकता है। तो इसकी लीनियर चेन मिलेगी। ओके, तो ये क्या है, मेरी एक लीनियर पॉलीमराइजेशन। लेकिन एक होता है मेरा साइक्लिक। अब साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक में ये रहता है कि इथाइलिन ऑन पासिंग थ्रू अ रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन अंडरगो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यानी कि अगर इथाइलिन की अगर रिएक्शन कैसे करा रहे हो, एक रेड हॉट रेड ट्यूब, हमारे पास आयरन की ट्यूब है और 873 केल्विन का टेम्परेचर है, तो ऐसी कंडीशन में जब रिएक्शन होती है ना तो क्या मिलता है, मुझे एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है और मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलती है बेंजीन। ठीक है, तो रिएक्शन कैसी, एक बार देखो। ये देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे इथाइलिन के मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स है ना, और यहाँ पर क्या रहा है, रेड हॉट आयरन ट्यूब है और टेम्परेचर है 873 केल्विन का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये रहता है कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एक बॉन्ड तो यहाँ बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक बन के यहाँ आ जाएगा और एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपके एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है, और जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा, मुझे बेंजीन बनती है और इसका नाम क्या है, बेंजीन। तो ये मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका रहता है बेंजीन बनाने का। ओके, तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है कि एथिलीन के जो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जब होगा, जब इथाइलिन जो है मेरा, उसका जब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जब होगा तब क्या बनेगा, मुझे बेंजीन बनती है। ठीक है, तो इथाइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से बेंजीन बनता है, ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन वाला पार्ट है हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब देखो, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पे और जो लास्ट टॉपिक है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या होता है, देखो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको पता है क्या रहता है आपके बेसिकली, कि आपको इनको आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को आप एरीन्स के नाम से भी जानते हो, है ना। जो एरीन्स होते हैं जिनमें बेंजीन पाई जाती है वो क्या है, हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन्स अ बेंजीन रिंग्स आर नोन एज बेंजीनॉइड्स एंड दोज आर नॉट कंटेनिंग बेंजीन रिंग्स इज नोन एज नॉन बेंजीनॉइड्स। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को असल में दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो होता है बेंजीन के बेसिस पे, ठीक है, जिनमें बेंजीन होता है उनको तो हम बोलते हैं बेंजीनॉइड, और जिनमें बेंजीन नहीं होता उनको हम बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड। ओके, और बेंजीन क्या है, बेंजीन हमारी बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहां पर ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अल्टरनेट होते हैं, 6 कार्बन की रिंग होती है, हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रहता है और ये रहता है मेरा बेंजीन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है क्योंकि पूरे टाइम में अब जब हम एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे तो बेंजीन की हम मेनली बात करेंगे और आपको ये स्ट्रक्चर हमेशा दिमाग में आनी चाहिए। बेंजीन यानी कि C6H6 इसका फॉर्मूला रहता है और ये इसकी स्ट्रक्चर रहती है। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पहले इसके एरोमेटिसिटी की। देखो जो भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्या, उन सभी में एरोमेटिसिटी देखने को मिलती है। अब एरोमेटिसिटी के होते हैं कुछ रूल्स, तो वो रूल्स क्या है वो आपको पता होने चाहिए, तो आप पता कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक नहीं है। ओके, अब देखो एक बात तो फिक्स है कि जो बेंजीन है वो तो हमारी पेरेंट हमारी एरोमेटिक कंपाउंड होता ही है। ये तो हमें पता है कि सबसे मेन जो हमारा सबसे पहला जो एरोमेटिक कंपाउंड हमें मिला था वो हमारा बेंजीन ही है, तो वो तो मेरी पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन अदर्स के लिए क्या है, उसके लिए रूल्स है। तो रूल्स क्या है, देखो नंबर 1 क्या है, प्लेनरिटी, यानी कि आपके जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो हमेशा एक प्लेन में होने चाहिए, उनके जितने भी एटम्स हैं वो सारे एक प्लेन में होंगे, तो वो कहीं ना कहीं एरोमेटिक हो सकता है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि जो मॉलिक्यूल है वो एक प्लेन में हो, एक चीज। दूसरी बात क्या, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग, कि जो भी रिंग वहां पे बन रही है उस रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, एक बात। और तीसरी बात क्या, तीसरी बात ये, द प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रिंग के अंदर है वो 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और इसको आप हकल रूल भी कहते हो। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, इसी को हम कहते हैं हकल रूल, यानी कि जो भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हमेशा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए ही जाते हैं। ठीक है, जिनमें पाए जाते हैं वही हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, और ये हमारे हकल साइंटिस्ट ने बताया था इसलिए इसको हकल रूल भी कहते हैं। ओके, और n क्या है, n यहाँ पे 0 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, तो ये 3 चीज आपको देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। एरोमेटिक होने का मतलब जिसमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है ना, जिसमें एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी होती है उसी को हम कहते हैं कि वो मेरा एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्लियर है, अब तो कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि बेंजीन हो गया, या साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन हो गया, या फिर मेरा साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है मेरे एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अलावा नेफ्थलीन भी क्या रहता है मेरा एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये रूल्स है, ये तीनों में अप्लाई होते हैं, सभी में अप्लाई हो रहे हैं। ओके, यानी कि प्लेनरिटी भी है नंबर 1 चीज,
डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं जो पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, तीसरी बात क्या, तीनों में हकल के रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो एक बार इसको ट्राई करना अच्छे तरीके से कि आपका एरोमेटिक किसमें है किसमें नहीं है, हर एक में रूल अप्लाई करके देखोगे, आराम से पता चल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं देखो इसके प्रिपरेशन की, कि हमारा जो बेंजीन है, क्योंकि हम देखो बात करेंगे बेंजीन की, तो बेंजीन को कैसे बनाया जाता है इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है। एक तो हमारा था साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, दूसरा है मेरा क्या, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, और तीसरा है मेरा रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ये 3 तरीके होते हैं जिनकी मदद से बहुत ही ईजी वे में अपने बेंजीन को बना सकते हो। ठीक है, और पहला वाला तरीका तो देखो आपने ऑलरेडी पढ़ ही चुका है ना, जैसा भी हमने देखा ही था कि जो इथाइलिन थी, जब मेरा इथाइन था उस पर जब हम उसे प्रास करते हैं किसमें, रेड हॉट आयरन ट्यूब पर और 873 केल्विन के टेम्परेचर पे, तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है और जिससे कि मुझे बेंजीन मिलता है। ठीक है, तो एक रिएक्शन तो हमारी ये होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 2 बार ये रिएक्शन आ गई है, इसे समझ जाना कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो हमारा फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि बेंजीन कैसे बनता है, तो इथाइन से कैसे बनता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे तरीके से। देखो ये रिएक्शन भी आपने पढ़ रखी है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स बेंजीन। देखो ये रिएक्शन हमने देखी थी एल्केन बनाने के लिए, और वही सेम तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने बेंजीन को भी बना सकते हो। बस यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करना है। क्या, वहां पर क्या था, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट थे, यहाँ पर मेरे पास बेंजीन पहले से ही है। देखो यहाँ पे एक रिंग बनी हुई है, ये क्या मेरा, ये मेरा एक बेंजोइक एसिड है, ये क्या मेरा एक बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, ये क्या है मेरा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बेसिकली क्या रहता है, वो रहता है मेरे लिए क्या, कि आपके बेंजीन जो रहता है ना, आपका जो बेंजीन है इस पर अगर मान लो COOH अगर लगा है तो इसको हम क्या कहता हूँ, बेंजोइक एसिड। और यहाँ पर हम यूज लेने वाले इसके सोडियम सॉल्ट की। ठीक है, तो जब इसके सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन अगेन सोडा लाइम से करेंगे तो क्या होगा, Na2CO3 अलग हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, केवल आपका बेंजीन मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आप डायरेक्टली बेंजीन बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे बेंजीन बनाने का सेकंड तरीका होता है, सिंपल है। तो जैसा हमने एल्केन में देखा था वही सेम रिएक्शन है, वही सेम रिएजेंट है, वही सेम Na2CO3 आपका अलग हो जाएगा, यहाँ पर CO2 हम निकल जाता है जिससे कि मुझे केवल बेंजीन यहाँ पे मिल जाती है। सिंपल है। ओके, अब हम बात करेंगे तीसरा जो हमारा रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अब देखो ये रिएक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 12th में भी आप जाओगे ना तो अल्कोहल फिनॉल नाम से एक चैप्टर आएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर, और वहां पर भी यही सेम रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो वहां पर क्या करता है, फिनॉल होता है, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं किससे, बेंजीन बनाने के लिए जिंक डस्ट से उसकी रिएक्शन कराते हैं और जिससे कि मुझे आपका बेंजीन बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या रहती है, देखो ये रहता है मेरा फिनॉल, जब बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा होता है ना तो इसको कहते हैं फिनॉल कहते हैं। इसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक से। तो होता ही है कि जब हीट करेंगे तो जिंक क्या करेगा, वो उस ऑक्सीजन को लेकर के चला जाता है और वो क्या बनेगा, आपका ZNO अलग हो जाता है और साथ में आपका बेंजीन आपको अलग मिल जाती है। साथ में क्या मिलती है आपको, बेंजीन जो है वो आपको अलग मिल जाती है। क्लियर है, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन, सीधी सीधी रिएक्शन है। तो करा कुछ नहीं है, फिनॉल की रिएक्शन करते हैं जिंक डस्ट से, जिंक डस्ट क्या करेगा, जिंक आएगा ऑक्सीजन को ले जाएगा, बेंजीन बन जाएगा और ZNO अलग हो जाएगा, सिंपल। और यही सेम रिएक्शन जैसा मैंने बताया आपको 12th में भी आपको देखने को मिलेगी, कहां पर, अल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर में, जब आप फिनॉल की रिएक्शंस देख रहे होंगे। तो यही तरीका होता है फिनॉल से बेंजीन बनाने का। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल 3 तरीके होते हैं जिससे आप बेंजीन को बना सकते हो। ओके, तो ये वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो एक बार। तो बच्चों आपने ये वाली रिएक्शन नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाते हैं। ओके ओके, अब तक हमने बेंजीन तो हमने बना लिया, अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कि अगर बेंजीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज रहती है। देखो पहली बात तो क्या है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इनमें डाइपोल मोमेंट नहीं पाया जाता। ओके, ये बात ध्यान रखना, या बहुत कम पाया जाता है, वैसे भी कह सकते हो। ओके, और इसके अलावा ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं और सॉलिड्स भी ये हो सकते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक अरोमा, यानी कि क्या इनमें एक स्पेशल इनकी स्मेल पाई जाती है, बहुत ही अलग इनकी स्मेल होती है, इसलिए इनको एरोमेटिक कहते हैं। देखो अरोमा से आया है यहाँ पे एरोमेटिक। ठीक है, ये बात देखना कि एरोमेटिक वर्ड क्यों आया, तो वो आया आपके एरोमा से। ठीक है, क्योंकि इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक एक अरोमा पाया जाता है। ओके, इसके अलावा देखो ध्यान दो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर इमिसिबल विद वाटर, और बिल्कुल सही भी है क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना। जैसे एल्केन के लिए मैंने क्या कहा था कि एल्केन क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा ना, वाटर तो क्या एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो वहां पे क्यों डिजॉल्व होगा, तो वही चीज है। तो यहाँ पर ये आपके रीडली डिजॉल्व विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसके अलावा दे बर्न्स विद सूटी फ्लेम्स, यानी जब इनको जलाया जाता है तो सूटी फ्लेम के साथ ये जलते हैं। ओके, अच्छा अब बात करते हैं इसकी थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि ये कौन कौन से रिएक्शंस को हमारे शो करता है। तो देखो यहाँ पर 3 रिएक्शन होंगे, एक तो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक है एडिशन रिएक्शन और एक है मेरी कंबशन रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज पहले ही क्लियर करता हूँ बहुत ईजी वे में, जैसे कि आप सारी रिएक्शन अच्छे से समझोगे एक ही बार में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रोफाइल का आना
और किसी दूसरी चीज का चले जाना, है ना। जैसे कि हमने कहाँ देखा था, जैसे हमने एल्केन में देखा था, वहां पर भी देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी, है ना। वहां पर क्या था, कोई एक कंपाउंड आ रहा था और हाइड्रोजन जा रहा था, कुछ इस टाइप से रिएक्शन हो रही थी ना। सेम चीज रिएक्शन बेंजीन में भी होती है। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो देखो क्या रहता है आपके पास, बेंजीन की स्ट्रक्चर आपको याद हो अच्छे से, तो बेंजीन पे क्या रहता है आपके पास, हाइड्रोजन रहते हैं, है ना। तो होना क्या, देखो कार्बन तो कहीं जाने से रहा, क्योंकि वो तो स्ट्रक्चर बना ही रहा है। देखो होता क्या है, होता यह है कि जो बेंजीन का जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पर कोई दूसरा कंपाउंड आता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि कोई आपका मॉलिक्यूल आया जिसपे क्या है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल पे रहता है, तो इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पर आएगा, इस पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को क्या निकाल देगा, H+ आयन के रूप में निकाल देता है, ठीक है। जिससे कि हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ओके, तो ये बेसिकली जनरल आइडिया रहता है कि आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे शो होने वाली है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे सारी आपके आगे की रिएक्शन भी होने वाली है। ओके, तो जैसे अगर बात करेंगे यहाँ पे हम इन सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं एक एक करके कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोफाइल रहता है। बस आपको इलेक्ट्रोफाइल पकड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल पता चल जाएगा ना, तो रिएक्शन बहुत आराम से हो जाएगी। ओके, तो पहले हम करते हैं नाइट्रेशन की। देखो नाइट्रेशन में बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन रहता है, हमारा NO2+ आयन, ठीक है। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, NO2+ आयन, ये जो रहता है मेरा इलेक्ट्रोफाइल रहता है। अब जैसे नाम से पता भी चल रहा होगा, नाइट्रेशन यानी कि NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप आने वाला है ना, तो बस वही चीज है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, देखो ध्यान रखना, रिएक्शन बेसिकली ये रहती है कि बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर से, जिसको आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हो। ओके, क्योंकि इन दोनों के मिलने से क्या मिलता है, मुझे NO2+ आयन मिलता है, और उसकी रिएक्शन जब इससे होती है तो वो आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद आकर के बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा मेरा यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन मुझे यहाँ पे मेन प्रोडक्ट में मेरा बन जाता है, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन है, तो सिंपल रिएक्शन है, इजी है, बस कुछ नहीं करना है, NO2+ आयन को आना है और जोड़ देना है, सिंपल है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पे जो है मेरी हेलोजनेशन। अब अगेन यहाँ पे क्या होने वाला है, हेलोजन का एडिशन होने वाला है, सिंपल चीज है, यानी हेलोजन आएगा और हाइड्रोजन को हटा देगा, सिंपल। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या है, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन जो मेरा एक हेलोजन है, किसमें करेंगे, किसी भी लेविस एसिड की प्रेजेंट में। ध्यान रखना हेलोजनेशन कब होता है, आपके लेविस एसिड की प्रेजेंट में ही होता है। जैसे कि मेरा एनाइड्रस AlCl3 क्या है, ये मेरा एक लेविस एसिड है। तो जब ये आएगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर बैठा होगा, हाइड्रोजन तो क्या करेगा, वो तो क्लोरीन के साथ निकल लेगा और क्लोरीन इस पर आकर के बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा, मेरा क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बन जाएगा, सिंपल। तो हेलोबेंजीन आप इस तरीके से बना सकते हो, सिंपल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट तरीका, बिल्कुल सेम है, सल्फोनेशन। देखो सल्फोनेशन में क्या होने वाला है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगी और SO3 जो ग्रुप है वो आपके बेंजीन पे आकर के बैठ जाएगा। तो जैसे रिएक्शन क्या होने वाली है, यहाँ पे देखो बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन कैसे कराते हैं, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय अ सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ठीक है। यानी कि मेरा SO3H जो ग्रुप है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, SO3H ग्रुप की, ठीक है। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। लेकिन मेन यहाँ पे यह रहता है कि रिएक्शन करवा किससे रहे हो। देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग बेंजीन विद अ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड नोन एज ओलियम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, जिसको हम ओलियम भी कहते हैं। और ओलियम का एक स्पेशल फॉर्मूला रहता है, वो क्या रहता है, वो रहता है H2S2O7। ओलियम का फॉर्मूला क्या रहता है, वो फॉर्मूला रहता है H2S2O7। इससे कहीं ना कहीं रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। या तो डायरेक्ट ले लो कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ले लो डायरेक्टली, या फिर ओलियम ले लो H2S2O7 और रिएक्शन करवा दो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे होता है कि यहाँ पर क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका SO3H ग्रुप आपका आ जाता है, जो कि मेरा सल्फोनिक एसिड का ग्रुप होता है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड का ग्रुप ये रहता है, हाइड्रोजन हट जाएगा और ये आकर के बैठ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन है सारे की सारी, चाहे नाइट्रेशन हो, चाहे हेलोजनेशन हो, चाहे आपका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हो, या आपका सल्फोनेशन जिसको कहते हैं वो। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की। अब देखो यहाँ पर क्या होना है, एल्काइल ग्रुप नाम से पता चल रहा है, एल्काइलेशन क्या है, मतलब एल्काइल ग्रुप का द्वारा, एल्काइल ग्रुप के विया क्या होने वाला है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, ठीक है। बस यहाँ पर अगेन आपको रिएजेंट ध्यान रखना है, रिएजेंट पता होगा ना, आराम से कर लोगे। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्काइल बेंजीन इज फॉर्म। ओके, तो सिंपल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, बेंजीन की रिएक्शन कराओगे किससे, एल्काइल हैलाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3, सिंपल। तो क्या होगा, यहाँ पे होना यही है कि यहाँ पर देखो क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो क्या करेगा, क्लोरीन के साथ निकल लेगा और CH3 क्या करेगा, वो यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा, मेरा टॉलुइन बन जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर अगर कभी भी CH3 आ जाए तो इसका कॉमन नेम क्या रहता है, इसका कॉमन नेम रहता है टॉलुइन। ओके, वैसे इसका IUPAC नाम मिथाइल बेंजीन भी आप कह सकते हो, ओके, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम हमारा टॉलुइन रहता है, सिंपल है। तो क्या हुआ, एल्काइलेशन में हम एल्काइल ग्रुप को हम ऐड करते हैं बेंजीन के अंदर। ओके, और दूसरी रिएक्शन क्या है, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पर क्या रहता है, हम एसाइल ग्रुप को बेंजीन में जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए। तो फिडेल क्राफ्ट की हमारी बेसिकली दो रिएक्शन होती है, एक होती है एल्काइलेशन और एक होती है एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप को जोड़ा जाता है और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप को जोड़ा जाता है, ठीक है। और एसाइल ग्रुप क्या होता है, CH3CO। एसाइल ग्रुप क्या रहता है, बेसिकली मेरा
ये मेरा रहता है CH3CO। ये जो मेरा ग्रुप है ना, इसको हम जोड़ते हैं किसमें, बेंजीन पर। कैसे, देखो रिएक्शन देखो एक बार, तो वही सेम कंडीशन है, बस थोड़ा सा चेंज है। CH3COCl जो मेरा एसिटाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन के साथ। अगेन क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन चले जाएगा क्लोरीन के पास, और ये जो ग्रुप है CH3CO एसिटाइल ग्रुप, ये यहाँ पर आकर के बैठ जाता है। तो क्या बनेगा मेरा, एक एसिटोफिनॉल, ये मेरा कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। ओके, तो ये सिंपल रिएक्शन है हमारे किसके, बेंजीन की, हमारे एसाइलेशन रिएक्शन को। ओके, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि एल्काइलेशन में क्या है और एसाइलेशन में क्या है। ओके, तो इसको नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आपने इसको नोट कर लिया, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे तरीके से कि एल्काइलेशन और एसाइलेशन में कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। ध्यान रखना फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है, अगर कभी आए तो दोनों को ही आपको बता के आना है, एल्काइलेशन भी और एसाइलेशन भी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पे, जो है हमारी एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो एडिशन तो यहाँ पे दर्शाना ही है, क्यों, क्योंकि देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, और डबल बॉन्ड अगर होगा यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो एडिशन कहीं ना कहीं तो होना ही ना। तो यहाँ पर भी एडिशन हो सकता है, तो कैसे होने वाला है बस वो हमें समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, अंडर विगरस कंडीशंस such that high temperature or high pressure in the presence of nickel catalyst, hydrogenation of benzene gives cyclohexane, ठीक है। चलिए देखो, ये तो हमें पता है कि जो बेंजीन है ना, बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड रहता है, ठीक है, अपने में काफी स्टेबल है। हालांकि इसमें 3 डबल बॉन्ड हमारे पास पाए जाते हैं, उसके बावजूद ये काफी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो यहाँ पर अगर आपको हाइड्रोजनेशन कराना है, तो अब क्या करोगे, आपको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर रखना पड़ेगा, प्लस कैटलिस्ट भी रखना पड़ेगा, कौन सा, निकेल। उसके बाद क्या करोगे, आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। और जैसे कि देखो बात बिल्कुल सही भी है, जैसे एल्कीन में अगर बात करें तो हमारे पास क्या था, निकेल था, प्लेटिनम था, पैलेडियम था। तो प्लेटिनम पैलेडियम नहीं लेने वाले, क्योंकि यहाँ पे रूम टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पर बहुत ही हाई टेम्परेचर है, तो हम क्या लेंगे, निकेल का यूज लेंगे। तो कैटलिस्ट बिल्कुल सही चूज भी किया गया, निकेल का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा देखो रिएक्शन क्या होने वाली है, बेंजीन की रिएक्शन सिंपल, हाइड्रोजन से कराओगे तो क्या बनेगा, आपको साइक्लोहेक्सेन आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बेंजीन की रिएक्शन जब आप कराओगे ना आपके हाइड्रोजन के साथ, तो निकेल के प्रेजेंस में करवा देना। तो आपको पता है कि हर एक पर क्या एक एक हाइड्रोजन है ही पहले से ही, है ना, हर एक पर क्या है, पहले से एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ठीक है। तो होगा क्या, हर एक जगह पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पर आपके पास हर एक डबल बॉन्ड से एक एक हाइड्रोजन और आकर के ऐड हो जाएगा, तो सिंपली आपको साइक्लोहेक्सेन मिल जाता है। सिंपल है। तो ये थी हमारी एडिशन रिएक्शन। अब तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और आती है कि अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट द 3 chlorine molecules add to a benzene to produce benzene hexachloride C6H6Cl6 also known as GAMXC, ठीक है। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर बेंजीन की रिएक्शन आप कराते हो क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन टेम्परेचर, देन यू विल गेट इन एडिशन रिएक्शन यू विल गेट बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म BHC और GAMXC। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेम जैसे हाइड्रोजन का ऐड किया ना, बिल्कुल वैसे ही सेम ऐड करना है क्लोरीन का भी, बस फर्क कितना है कि आपको इसका एक स्पेशल नाम बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसका नाम है गैमेक्सी। ओके, तो ये ध्यान रखना, गैमेक्सिन की स्ट्रक्चर डायरेक्टली पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसलिए पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। तो B फॉर बेंजीन, H फॉर हेक्सा और C फॉर क्लोराइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC इज द शॉर्ट फॉर्म एंड द अदर नेम इज गैमेक्सी। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो हमारी कंबशन रिएक्शन, कि बेंजीन को अगर कंबस्ट किया जाएगा, उसको जलाया जाएगा तो क्या बनता है, तो सेम चीज मिलेगा। तो देखो CO2 और H2 है ना, ये तो फिक्स ही है कि ये हमारे का हाइड्रोकार्बन है। अब ये जलेगा तो बस इसमें थोड़ा सा चेंज आता है कि व्हेन हीटेड इन एयर बेंजीन बर्न्स विद सूटी फ्लेम्स एंड गिव्स CO2 एंड H2 तो ये यहाँ पे क्या रहने वाली है, इसकी सिंपल रिएक्शन होने वाली है। ओके, तो ध्यान रखना, रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक जनरल इक्वेशन और आप ले सकते हो कि अगर इनकेस जैसे एल्केन के लिए इक्वेशन था वो तो सिंपल था, वो केवल एल्केन के लिए था, लेकिन अगर मान लो कोई भी हाइड्रोकार्बन दे दे, चाहे एल्केन दे, एल्कीन दे, एल्काइन दे या एरोमेटिक कार्बन क्यों देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस रिएक्शन की मदद से इजी वे में नंबर ऑफ CO2, H2O या फिर आपके नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल जितने यूज में आने वाले हैं उसको आप ले सकते हो। तो ये वाली रिएक्शन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना अच्छे तरीके से, बहुत काम आएगा। तो बच्चों हमने इसको नोट कर लिया ना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखना। देखो अगर बात करेंगे, देखो इससे क्वेश्चंस बहुत आता है, स्पेशली आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ये बहुत देखने को मिलता है कि आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन दे देते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें कितने मोल्स CO2 बनेगा या कितने मोल्स H2O बनेगा। ओके, अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो तो देखो पार्ट आपका फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होने वाला है, पढ़ कहाँ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो भाई चीजें ना केमिस्ट्री काफी ऐसे मिक्सअप रह जाती है। तो हर एक पार्ट को, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, हर एक को अच्छे से समझते हो चलोगे ना, आराम से पूरी केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, और यहाँ पर हमारी जो बेंजीन के जो रिएक्शन वाला पार्ट है ना, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे एक लास्ट टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, वो है हमारा ये है टॉपिक कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप
ऑन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यानी अगर किसी बेंजीन पर अगर कोई भी ग्रुप लग जाए तो ऐसी कंडीशन में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है रिएक्शंस पर, अब वो हमें देखना है। ठीक है, देखो अगर हम बात करेंगे बेंजीन की तो नॉर्मल कंडीशन में क्या कहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ये कहते हैं कि बेंजीन के पास जितने भी हमारे पास पोजीशंस रहती हैं वो सारे की सारी एक जैसी रहती है ना। लेकिन अगर इस पर कोई भी ग्रुप आ जाए, मान लो जैसे कि एक्स कोई ग्रुप है, एक्स क्या है कोई भी ग्रुप, अब वो मैंने अगर बेंजीन पे लगा दिया तो आपको पता है ना कि अलग अलग टाइप की पोजीशन बन जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, दो ऑर्थो पोजीशन बनती हैं, दो बनती है मेटा, है ना, और एक बनता है मेरे पास पैरा पोजीशन। तो ये हमारी टोटल 5 पोजीशन हमें बन जाती हैं। अब इस कंडीशन पे अगर बेंजीन पर अगर कोई रिएक्शन होती है, यानी जब इसमें कोई ग्रुप लग गया, उस कंडीशन पर अगर रिएक्शन होगी तो ऑर्थो मेटा या पैरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेजरली, इस चीज पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है। ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप बहुत इफेक्ट डालता है कि क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए अगर ऐसी कंडीशन में रिएक्शन हो तो देखो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लिखे हुए हैं कि ये डायरेक्ट ग्रुप्स अगर लगे होंगे अगर बेंजीन पे तो कौन सा बनेगा आपका ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आपका मेनली बनने वाला है। ठीक है, और अगर मान लो इन ग्रुप्स में से अगर कोई चीज अगर यहाँ पे जुड़ी हुई रहती है तो कौन सा बनेगा, तो आपका मेटा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब देखो बात यही आती है कि देखो याद करना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि देखो बहुत सारे ग्रुप है हमारे पास, तो सवाल है याद कैसे किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक देना चाहता हूँ। ठीक है, ट्रिक से करोगे ना एक ही बार में पहचान दो कि कौन सा आपका कौन सा इफेक्ट डालने वाला है। ओके, तो देखो अगर जैसे हम बात करो बेंजीन की, बेंजीन पे मान लो कोई ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो जिस पर क्या हो लॉन पेयर हो, यानी क्या है कोई भी एक ऐसा ग्रुप ऐसा जुड़ा हो जिस एटम से उस पर क्या उस पर लॉन पेयर अगर होता है, अगर उस एटम पे क्या डायरेक्टली अटैच ग्रुप पर अगर लॉन पेयर अगर होता है तो वो आपका कौन सा रहेगा, मेटा आपका ऑर्थो या फिर पैरा आपका डायरेक्टिंग ग्रुप रहेगा। यानी कि क्या होना चाहिए, इस पर होना चाहिए लॉन पेयर, लॉन पेयर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लो यहाँ पे बेंजीन है और बेंजीन पे क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन। अब क्लोरीन पे क्या रहता है, लॉन पेयर रहता है ना, तो यानी कि समझ जाना कि क्योंकि इस एटम पर जो डायरेक्टली अटैच्ड है आपके बेंजीन रिंग के कार्बन से, अगर इस पर लॉन पेयर है इट मींस क्या है मेरा ये ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट को ये मेनली तौर पे बनाने वाला है। ओके, और मेटा के लिए क्या तरीका, देखो मेटा का तरीका ये होता है कि जो भी ग्रुप है अगर उस पर क्या हो डायरेक्टली डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे में क्या बनेगा, वो बनेगा आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपका होगा। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें जैसे बेंजीन है और बेंजीन पे जैसे मान लो जुड़ा हुआ आपके पास साइनाइड, तो हम जानते हैं कि साइनाइड में जो कार्बन है, कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, इट मींस कि ये कौन सा, ये मेरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप जिस पर अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है, ठीक है, जो आपके एटम जिससे जुड़ा हुआ, ठीक है, उस एटम पर होना चाहिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। और जो एटम जो डायरेक्टली आपके बेंजीन रिंग से कनेक्ट होने वाला है उस पर अगर होता है लॉन पेयर, तो समझ जाना कि वो कौन सा है मेरा, वो मेरा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रहेगा। ओके, तो ये वाली चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल ट्रिक है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो जितने भी आपके यहाँ पे ग्रुप्स लिखे हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन से अटैच होगा तो नाइट्रोजन पे क्या रहता है, लॉन पेयर रहता है। इट मींस आपके पास क्या यहाँ पे ये मेरा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रहेंगे। और यहाँ पर बात करें जैसे NO2 हो गया, अब नाइट्रोजन पे रहता है लॉन पेयर मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन NO2 में डबल बॉन्ड बनाता है डायरेक्टली, इट मींस कि ये मेरा एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रहेगा। ओके, इसी तरह से कार्बन, कार्बन पे क्या रहता है, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो डबल बॉन्ड में जुड़ेगा ना, इट मींस कि ये मेरा एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रहेगा। जैसे आप स्ट्रक्चर भी ध्यान रख सकते हो, जैसे C डबल बॉन्ड OH, ये क्या मेरा एल्डिहाइड है ना, यहाँ पर क्या है कार्बन जुड़ेगा, कार्बन से क्या डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इट मींस ये मेरा एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। सिंपल। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल ट्रिक में आराम से डायरेक्ट देख करके बता सकते हो कि हाँ कोई ग्रुप ऑर्थो मेटा प्रोडक्ट बनाने वाला है या फिर मेरा मेटा प्रोडक्ट बनाने वाला है। ओके, क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर होगी ना अच्छी तरीके से। ओके, देखो इसी के साथ अगर बात करेंगे तो हमारा ये जो सेशन है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको काफी मजा आया होगा, काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, है ना। तो इन्फॉर्मेशन मिली है, मजा आया, अच्छे से लाइक करना, शेयर करना और इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना मत। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा इसकी PDF और स्लाइड्स, तो वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, अब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, प्लस फीडबैक कोई है तो वो भी आप दीजिए, नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए, नेक्स्ट सेशन कौन सा लेना है, ओके, वो भी मुझे बताना। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।